देखो इस चैप्टर के अंदर आखिर हमको पढ़ना क्या है। वैसे तो इसको ये जो पूरा चैप्टर इसको आज हम आधा देख लेंगे, उसके बाद बाकी का जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा उसके अंदर पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। उसके बाद 5th चैप्टर भी शुरू करके उसके बाद पूरा हमारा फाउंडेशन कोर्स खत्म हो जाएगा सेमेस्टर 1। तो देखो इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना क्या है। मेनली देखो इस चैप्टर के अंदर हमको ये बताया गया है कि देखो जो भारत का संविधान है, जिसको हम इंग्लिश में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, तो आखिर वो होता कैसा है। ठीक है, ये मतलब उसका ओवरव्यू एक तरह से दी गई। यहाँ पर आपको डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बताई गई है कि क्या कौन से आर्टिकल्स होते हैं, कौन से आर्टिकल्स का कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कब कौन से अमेंडमेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताई गई है। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है कि आखिर हमारा जो भारत का संविधान है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो आखिर होता कैसा है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, उसका इस्तेमाल क्या होता है, क्यों बनाया गया था और अभी किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है उसका। तो यही सारी मतलब बेसिकली उसके फीचर्स और कैसा होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बारे में एक तरीके से कह सकते हो आप लोग कि ओवरव्यू देने की कोशिश की गई है इस चैप्टर के अंदर, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर को हम थोड़ा बहुत डिटेल में जाएंगे इस बार, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। और पेपर के कॉन्टेक्स्ट में आपको अगर आप एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज लिख देते हो, पेपर में अगर एक्स्ट्रा चीज़ें लिखते हो, तो वहाँ पर आपका कंटेंट बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस भर पाओगे और अच्छे खासे मार्क्स मिल पाएंगे आपको। तो इसलिए थोड़ा डिटेल में आज जाएंगे हम लोग। ओके, तो मे भी आपको हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर हो जाए, तो लंबा हो सकता है लेक्चर। तो देखो अब बेसिकली इस चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है। देखो हमारा जो भारत का संविधान है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि उसके अंदर काफ़ी सारे प्रेम्बल्स होते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, काफ़ी सारे शेड्यूल्स होते हैं, कई बार उनमें अमेंडमेंट में किए जाते हैं आर्टिकल्स के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। अब देखो आपको पहली बात समझा देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, बट थोड़ा और आपको अच्छे से आइडिया देने के लिए, समझाने के लिए आपको मैं इस तरह से समझा सकता हूँ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जो भारत के लोगों को बताती है, मतलब ये भारत का, क्योंकि भारत का संविधान है तो ये भारत के लोगों को ही बताएगी कि बेसिकली इंडिया के जो लोग हैं आखिर उनको रहना किस तरह से, हमारा देश किस तरह से चलेगा, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरह से चलेगी। अगर मान लो कल को कोई प्रॉब्लम आती है, मान लो चाइना पाकिस्तान वाले हमारे इंडिया के ऊपर हमला कर देंगे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो किस किस मतलब बेसिकली क्या क्या स्टेप्स उठा सकती है, और बेसिकली किसके पास कौन से राइट्स होते हैं। कि जैसे अगर मान लो आप भारत के सिटीजन्स हो, ठीक है, तो आपके पास क्या क्या हक है। अगर आप भारत के सिटीजन्स हो तो ये किस तरह से पता चलेगा, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई रहती है। ठीक है, एक तरीके से ये कह सकते हो कि भारत का जो संविधान है वो ये हमें बताता है कि किसको क्या क्या काम करना है, किस तरह से करना है, और साथ ही में काफ़ी सारे नियम कानून भी बताती है कि किसके लिए कौन से नियम रहेंगे। ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि संविधान हमें ये बताता है कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर किसको क्या करना है और किस तरह से हमारे समाज को हमें चलाना है। तो यही मतलब हमारा भारत का संविधान कहता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो देखो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है तो शुरुआत में उसका होती है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत होती है वो होती है एक छोटे से प्रियम्बल से। ठीक है, अब देखो प्रियम्बल क्या होता है, तो इसको आप इस तरह से आप कह सकते हो कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह से कह सकते हो कि इंट्रोडक्शन की तरह होता है कि आखिर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो है कैसा। ठीक है, अब ये इंट्रोडक्शन की तरह रहता किस तरह से है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इंट्रोडक्शन की तरह रहता है। देखो जब हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, बेसिकली ड्राफ्टिंग कमेटी वो कमेटी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, जिसके चेयरमैन जो थे वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अब हुआ क्या, देखो जब ड्राफ्ट आया जा रहा था तो हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी है और काफ़ी सारे उनके साथ जो लोग थे, उनकी सहमति से बेसिकली एक ड्राफ्ट बनाया गया था। ड्राफ्ट जिसको आप डॉक्यूमेंट बोल सकते हो कि एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिसमें कुछ चीज़ें लिखी गई थी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आखिर वो कैसा रहना चाहिए। ठीक है, कि मतलब हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे नियम कानून होने चाहिए जिसकी वजह से लोगों को जस्टिस मिल सके, सब में इक्वालिटी रहे, मतलब भाईचारा रहे सबके साथ में, हम सेकुलरिज्म, मतलब सबको धर्म के ऊपर एक दूसरे के ऊपर मारकाट ना करे, कोई छोटी जात बड़ी जात वो सारी चीज़ें ना करने के लिए ऐसे बेसिकली एक ड्राफ्ट बना दिया गया कि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर किस तरह का रहना चाहिए। ठीक है, हम मेनली किस चीज़ पे फोकस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यही सारी चीज़ें मतलब एक ड्राफ्ट के अंदर लिख दी गई थी, डॉक्यूमेंट के अंदर लिख दी गई थी। अब उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी बनाया कि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि हम समाज में भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि गवर्नमेंट अगर किसी के साथ भेदभाव कर रही है या फिर कोई आदमी किसी के साथ भेदभाव कर रहा है तो उससे रिलेटेड हमें कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे ताकि ये भेदभाव ना हो। ठीक है, तो मतलब ऐसी सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन उसी के हिसाब से बनाई गई थी। ठीक है, तो अब बेसिकली वो जो ड्राफ्ट था बाद में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसी को फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे शुरुआत वाले पन्ने पर लगा दिया जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। ठीक है,
अब बेसिकली ये वही प्रियम्बल है जो पहले था ड्राफ्ट, एक डॉक्यूमेंट था जिसको बनाया गया था, एक तरीके से कह सकते हो कि एक आइडिया दिया गया था, समरी बना दी गई थी कि मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होना चाहिए, और फिर उसी को प्रियम्बल बना दिया गया। तो आप ये कह सकते हो कि हमारा ये जो प्रियम्बल होता है ये बताता है हमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है कैसा। ठीक है, पहली बार तो इसको बनाया गया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना कैसा चाहिए, बट अब आप ये कह सकते हो कि ये प्रियम्बल अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर इसको देखकर किस हिसाब से बनाया गया, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आ जाता है। तो इसको आप ये कह सकते हो कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक इंट्रोडक्टरी नोट की तरह है, इसको कुंजी भी बोला जाता है कि मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब बेसिकली प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक कुंजी की तरह है, चाबी की तरह है, जिसको अगर आप ये मतलब चाबी समझ जाते हो, ठीक है, यानी आप प्रियम्बल को समझ जाते हैं तो आप ये भी समझ जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो बेसिकली हम इसे इंट्रोडक्टरी नोट की तरह कहते हैं। आपको पेपर में आ सकता है एमसीक्यूज के लिए कि बेसिकली प्रियम्बल को क्या कहा जाता है, तो इंट्रोडक्टरी नोट की तरह होता है वो प्रियम्बल हमारा। ठीक है, अब बेसिकली देखो ये जो हमारा प्रियम्बल है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो क्या क्या वर्ड्स होते हैं, क्या उनका मतलब क्या होता है, पूरा प्रियम्बल क्या है, तो उसके बारे में आप पढ़ लेते हैं। देखो तो देखो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजंस जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फर्टिलिटी और assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt an act to and give to ourselves this constitution। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो हमारा जो प्रियम्बल है वो हमें ये बताता है कि आखिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया क्यों गया था, और आखिर मेनली उसके थॉट्स आइडियाज क्या थे, क्यों बनाए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। तो बेसिकली वो जितने भी थॉट्स आइडियाज है वो हमारा प्रियम्बल हमको बता देता है, इस मतलब जितने भी वर्डिंग्स लिखे गए उनकी मदद से। ठीक है, अगर आप ध्यान से प्रियम्बल को देखते हो तो आप प्रियम्बल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, देखो 3 हिस्से में किस तरह से आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो अगर आप स्टार्टिंग के ऊपर के 3 जो हिस्से हैं, मतलब स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर जो सिटीजन्स तक का जो लाइन है, बेसिकली ये जो 3 लाइन्स है ऊपर के, ये हमें ये बताते हैं कि हमारा देश कैसा है, कि हमारा देश एक सोवरेन देश है। ठीक है, सोवरेन का मतलब क्या होता है, तो आगे आप हमारा देश जो है वो एक सोवरेन देश है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ठीक है, मतलब हमारा देश की क्वालिटीज बताई जाती है। उसके बाद से जो नेक्स्ट जो लाइन्स है यानी जस्टिस से लेकर हमारा फर्टिनिटी तक जितने भी लाइन्स है वो हमें ये बताते हैं कि हम चाहते क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, मतलब मकसद क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताता है। ठीक है, कि मतलब हम चाहते हैं कि हमारे समाज में जस्टिस सबको मिले, इक्वालिटी हो, लिबर्टी रहे, सबको फ्रीडम मिल जाए, फर्टिनिटी हो यानी भाईचारा रहे सबके बीच में। ठीक है, तो मतलब हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में इन लाइन्स में बताया जाता है। उसके बाद देखो लास्ट का जो लाइन है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो लाइन है वो क्या कहता है कि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है वो बन के कब तैयार हो गया था, तो ये बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, मतलब 2 महीने, ठीक 2 महीने बाद इसको लागू किया गया था। अब 2 महीने बाद क्यों किया गया था, तो आप सोचोगे उनका मन करता होगा इसलिए कर दिए होंगे। तो देखो मन करने से कोई इतनी बड़ी चीज कॉन्स्टिट्यूशन को 2 महीना लेट नहीं करता है, इसके पीछे एक प्रॉपर रीजन था, लेकिन आपके बुक में बताया नहीं गया तो उसको डिटेल में उतना समझने की जरूरत नहीं है। फिर भी क्योंकि मेरा मन करता है कि थोड़ा आपको बता दूं तो बता देते हैं। देखो बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है, पुरानी एक रीजन है जिसके वजह से 2 महीना लेट किया गया था। तो देखो हुआ क्या था, करीब बात है जब हम लोग अभी मतलब आज़ादी नहीं थे, हम लोग अभी गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे, कि मतलब 1929 की बात है, अभी दिसंबर का महीना बस ख़त्म ही होने वाला था। ठीक है, मतलब 1929 अब ख़त्म होने वाला था, साल के अंत के टाइम की बात है, तो दिसंबर का महीना चल रहा था। अब उस टाइम पे हमारी जो पार्टी थी, कांग्रेस जो पार्टी थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज़ादी से पहले की पार्टी है, ठीक है, उससे पहले भी थी, तो उस टाइम पर कांग्रेस पार्टी जो थी उनकी एक एनुअल मीटिंग चल रही थी। साल के अंत में जो मीटिंग चलती है ना, तो वो मीटिंग चल रही थी, एनुअल मीटिंग, जिसके जो हेड थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हुआ क्या, देखो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने बेसिकली काफ़ी सारे लोगों को एनुअल मतलब जो साल के अंत में जो मीटिंग चल रही थी वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को बुलाया था, जो आसपास के जो लोग थे, जो इंडिया के जितने मतलब उनको जितने लोग मिल सकते थे सबको बुलाया था। ठीक है, मीटिंग चल रही थी। अब उस मीटिंग के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बोली कि देखो हम
इन मतलब बेसिकली ये जो अंग्रेज है इनकी हम काफ़ी ज़्यादा गुलामियाँ सह रहे, आज के काफ़ी सालों से हम इनके गुलाम बने हुए हैं, ये हमें आज़ादी दे नहीं रहे हैं और हम अब मतलब थक चुके हैं, ये मतलब गुलामी की ज़िंदगी जीते जीते, अब हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे ही अगला साल आ जाएगा, क्योंकि अब ये 1929 तो ख़त्म हो जाएगा, दिसंबर का महीना चल रहा था, तो अगले साल से चाहे ये जो अंग्रेज है हमें आज़ादी दे या ना दे, ठीक है, मतलब अगर हमें मिल जाती है तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर नहीं भी मिलती है तब भी हम यही मानेंगे अपने आप को कि हमें आज़ादी मिल गई है। ठीक है, और हम अपना हिंदुस्तान का झंडा गाड़ देंगे इन मतलब जो ब्रिटिश लोग थे उनका झंडा हटाकर। तो मतलब बेसिकली यही कहा गया था कि देखो अभी तक तो मतलब दिसंबर का महीना अब खत्म हो जाएगा, तो अभी कुछ उखाड़ के फ़ायदा नहीं है, तो अगला साल जो आएगा, नया साल आएगा, तो नए साल से हम लोग ये मानेंगे कि हम अब बेसिकली हम आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सोचा गया कि एक काम करते, देखो जो 1930 आएगा यानी नया साल जो आएगा उसके पहले महीने यानी जनवरी का जो आखिरी संडे होगा, ठीक है, आखिरी संडे जो होगा उस दिन हम लोग अपना झंडा गाड़ देंगे और हम ये मान लेंगे कि हाँ भाई अब हम आज़ाद हो चुके हैं और अब हम किसी भी अंग्रेज की बात नहीं सुनेंगे। यानी कोई अंग्रेज हमको बोलता है तू ये कर काम, मतलब उसको मान लो कोई बोलता है कि तेरे को ये काम करना, तू नहीं करेगा तो मैं तेरे को सजा दूंगा, ठीक है, तो हम उनकी बातें नहीं सुनेंगे, अब हम आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, तो मतलब ये मान लिया गया था। तो जैसे ही 26 जनवरी मतलब बेसिकली जनवरी का जो आखिरी संडे था उस दिन पड़ गया 26 तारीख, ठीक है, तो उसी को हम 26 जनवरी बोल देते हैं। तो 26 जनवरी को बेसिकली क्योंकि आज़ादी तो वैसे तो मिली नहीं, तो उस दिन को हमने अपना झंडा गाड़ दिया और उस दिन से हमने गणतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिया कि भैया हम आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, फिजिकली मतलब आज़ाद हुए ना हुए, लेकिन मेंटली आज़ाद हो गए कि हाँ भैया हम आज़ाद हो चुके हैं। ठीक है, अब हम किसी के भी आदि नहीं है, किसी की भी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी अंग्रेज अगर हमको बोलता है ये काम करना है तो हम वो काम नहीं करेंगे, हमको जो मन करेगा वो करेंगे। ओके, तो बेसिकली अब 1930 आया तो लोगों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया, फिर 1931 भी आया लोगों ने मनाया, 1932 भी आया उस दिन भी लोगों ने झंडा ऊंचा मतलब गणतंत्र दिवस मनाया। ऐसे ही साल बीतते गए, लोग मनाते गए। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1947 में, जब देश आज़ाद हो गया हमारा, तब भी लोगों ने 26 जनवरी वाला जो गणतंत्र दिवस था उसको छोड़ा नहीं, उस टाइम भी लोग मना रहे थे उसको। ठीक है, और तब तक लोगों दिमाग में ये बैठ गया था कि मतलब बेसिकली लोगों को पता ही नहीं था हम लोग क्यों मना रहे हैं इसको। ठीक है, लोग मनाते जा रहे थे, 26 जनवरी मना रहे थे लोग, झंडा ऊंचा मना रहे थे। ठीक है, अब हुआ क्या, देखो जब 1949 में हमारा जो बेसिकली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि देखो आप खुले नहीं हो, यानी आप फ्री नहीं हो, फ्रीडम आपको टोटली नहीं है। ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को समझना और मतलब उसके बातों का पालन करना होगा। यानी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपको ये काम करने हैं और ये काम आप नहीं कर सकते हो, तो आपको चीज़ों का पालन करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आपको लॉ के हिसाब से सज़ा भी मिलेगी। ठीक है, कि जैसा आपको कोर्ट में जाकर लिखा जाएगा, सज़ा दी जाएगी। ठीक है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बातों को नहीं मानते हो तो एक तरीके से देखोगे तो हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को ये मनाते हैं कि हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, अब हम आज़ाद है। और वही 26 नवंबर को अगर कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया जाता है तो वो ये बोल रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात ही मानेंगे और हम आज़ाद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक तरह से देखो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हम आज़ाद है 26 जनवरी को, और 26 नवंबर को हम बोल रहे हैं कि नहीं हम कॉन्स्टिट्यूशन के गुलाम है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है उसका हमें पालन करना होगा। अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ गया, बेसिकली ये प्रॉब्लम आ गई, उनको दिखने लगी कि अगर हम लोग 26 नवंबर को लागू कर देते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि 26 जनवरी वाला जो बेसिकली गणतंत्र दिवस है उसको कैंसिल कर दे, उसको हटा दे, क्योंकि लोग जो है वो 20 सालों से मतलब लगातार 1930 से लेकर अभी तक जो है मतलब 1949 आ गया और अभी तक लोग जो है वो मतलब बेसिकली गणतंत्र दिवस मनाते जा रहे थे, रोज़ हर साल मतलब झंडा ऊंचा मनाते थे 26 जनवरी को, तो हटा भी नहीं सकते थे, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। इसलिए ये सोचा गया देखो 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद 26 जनवरी आ ही जाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस जो है उसको रिप्लेस करके हम लोग रिपब्लिक डे मना लेते हैं। ठीक है, मतलब उसी दिन को हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर देंगे और उस दिन से हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब रिपब्लिक डे उसे क्यों कहा गया, तो देखो रिपब्लिक का मतलब होता है कि वो देश या फिर वो बेसिकली बॉडी जिसका जो हेड होगा, यानी कि जैसे पहले के टाइम में होता था राजा महाराजा का, जो कोई भी अगर मान लो राजा है तो उसका जो नेक्स्ट राजा रहता था वो राजा का बेटा ही रहता है। ठीक है, नहीं कहता राजा का बेटा राजा बन जाता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते थे पहले के टाइम का। ठीक है, तो उसे हम रिपब्लिक नहीं बोलते। ठीक है, उसे हम बोलते कि भैया ये हेरिडिटी वाला है। ठीक है, कि मतलब खानदानी पुश्तैनी राजा महाराजा बनते जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो प्रेसिडेंट होंगे, अब जैसे राज्य का जो भी प्रेसिडेंट होता है तो उनका चुनाव होता है, तो जिस भी आदमी मतलब जो भी हेड होता है कंट्री का, अगर उसका चुनाव होता है तो उस देश को रिपब्लिक बोला जाता है।
कि मतलब जो भी राष्ट्रपति है उसको हम चुन कर लाएंगे, ठीक है, सिलेक्ट किया जाएगा। ये नहीं कि खानदानी कि जैसे अब ब्रिटेन का होता है कि मतलब राजा महाराजा रहता है कि उनका बेटा रहेगा फिर उनका बेटा रहेगा, तो वैसा नहीं चलेगा। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारा प्रेसिडेंट कौन रहेगा, हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए उस दिन को हम रिपब्लिक डे बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद से अब हमारे देश के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होंगे जिनको लोग चुनेंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब बेसिकली अब लोग चुनेंगे, उनको खानदानी पुश्तैनी नहीं रहेगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, रिपब्लिक डे के बाद से। तो इसलिए फिर 26 जनवरी को लागू किया गया था, ठीक है। अब मैं भी आपको समझ आ गया होगा प्रियम्बल को कब लागू किया गया था। अब देखो हमारा जो प्रियम्बल है इसका मतलब क्या होता है, और देखो इसके अंदर काफ़ी सारे वर्ड्स है जिनको बाद में डाला गया था। स्टार्टिंग के अंदर कुछ इसके अंदर 3 वर्ड्स जो थे वो नहीं थे, बाद में कुछ 3 वर्ड्स को डाला गया था। कौन से वर्ड्स थे, तो देखो जो सोशलिस्ट है, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड है, ये 3 वर्ड जो है इनको बाद में डाला गया था। 42 अमेंडमेंट जो है यानी 42 वाला जो अमेंडमेंट था उसके अंदर इसको डाला गया था, ये 3 वर्ड्स को एक ही बार में। नाउ देखो अब हमारा जो बेसिकली प्रियम्बल है उसका मीनिंग देख लेते हैं, मतलब जितने भी वहाँ पर वर्डिंग्स दिए गए प्रियम्बल के अंदर और सेंटेंस दिए गए हैं तो उनका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहली बात ऊपर में इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रियम्बल दिया, तो इसका मतलब होता है कि हम प्रियम्बल को अगर पढ़ते हैं तो हमको क्या उससे समझ आता है, ठीक है, बेसिकली क्या कंक्लूजन निकलता है, समझ क्या आता है, प्रियम्बल हमें क्या बताना चाहता है। तो बेसिकली जब हम इसका मतलब समझ जाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा इम्प्लीकेशन उसका। तो इसलिए उसको अभी बाद में देखते हैं, पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि हमारा प्रियम्बल आखिर कहता क्या है। तो देखो हमारा जो प्रियम्बल है इसकी जो शुरुआत होती है सबसे पहले क्या बोलता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो ये जो सेंटेंस है वी द पीपल ऑफ इंडिया खुद ही बता देता है कि देखो हमारा जो भारत का संविधान है ये किसने बनाया, तो ये भारत के लोगों ने खुद के लिए ही बनाया है, ठीक है, किसी और ने हमारे रूल्स नहीं बनाए। क्योंकि देखो अगर मान लो कि अगर कोई और आपके लिए रूल्स बनाता है तो कल अगर उसका मन करता है तो वो अपने हिसाब से आपको नचा सकता है, ठीक है, कि एक और रूल बना देगा, उसी के अंदर कुछ चेंज लाकर नया रूल बना देगा, तो उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपने खुद के लिए ही रूल्स बनाया है तो आप अपने लिए अच्छे खासे रूल्स बनाते हो। तो बेसिकली ये जो प्रियम्बल का जो फर्स्ट फ्रेज है वो क्या बताता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बनाने वाले कौन है, तो ये इंडिया के खुद लोगों ने बनाया है, ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया है। तो बेसिकली इसकी वजह से हमें अल्टीमेट सॉवरेनिटी भी मिल जाती है कि मतलब क्या कि पावर जो है कि मतलब बेसिकली सॉवरेनिटी का देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही आपको बता देता हूँ। पहली बात देखो सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि देखो हम किसी और के गुलाम नहीं है, मतलब हमने मान लो जैसे अब इंडिया है, ठीक है, अब अगर मान लो अमेरिका, जैसे अमेरिका ही कई बार बोलता है इंडिया को कि आप रशिया से कोई भी ट्रेड मत करो, बिजनेस मत करो रशिया से, ठीक है, कई बार बोलता रहता है मतलब अमेरिका। अब अगर मान लो अगर अमेरिका हमारा बात, अगर हम अमेरिका की बात सुनते रहते हैं, ठीक है, अमेरिका हमने बोला कि हम रशिया से कोई सामान ना लेके जाए, ठीक है, और हमने उसकी बात मान ली, ठीक है, वो जो बोलता है वो हम करते हैं, तो एक तरह से देखोगे तो हम उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर सॉवरेनिटी जो है, पावर जो है, डिपेंडेंसी जो है, मतलब बेसिकली देखो पावर जो है मेन अमेरिका के पास पहुंच जाती है कि वो जो बोलेगा वो हम करेंगे। लेकिन अगर वही चीज़ अगर देखोगे रियलिटी में क्या हो रहा है, तो रियलिटी में क्या होता है, अमेरिका बोलता है हमको कि रशिया से सामान मत खरीदो, लेकिन इंडिया क्या करता है, इंडिया का मन करता है जाता है रशिया से जो चाहे वो खरीद लेता है, ऑयल खरीद लेता है, मिसाइल खरीद लेता है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो पावर हमारे पास है, हमारी जो मर्जी वो हम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली उसी को सॉवरेनिटी बोलते हैं कि हम किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने फैसले खुद ही ले सकते हैं, ठीक है, तो उसी को सॉवरेनिटी बोलते हैं। तो क्योंकि देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हम इंडिया के लोगों ने ही बनाया, तो हमारे पर भी बेसिकली हम भी किसी के ऊपर फिर डिपेंड नहीं हो जाते, क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस हम खुद के लिए बना रहे हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे पास रहती है, ठीक है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद ही बनाया, तो ये पहला फ्रेज बोल देता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है सॉवरेनिटी, ठीक है, मतलब बेसिकली सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, तो उसका तो मतलब बता ही दिया मैंने, सॉवरेनिटी क्या होती है कि मतलब कि अब हम आज़ाद हो चुके हैं, जैसे 15 अगस्त हुआ था 1947 के बाद से, क्योंकि अब हम आज़ाद हो चुके हैं और अब हम और ज़्यादा मतलब अंग्रेजों को गुलाम अब नहीं है, तो अब हम खुद के फैसले खुद लेने के लिए अब कैपेबल है, ठीक है। तो उसी को सॉवरेनिटी बोलते हैं कि मतलब हमारे पर अब कोई दूसरा अपना हुक्म नहीं चला सकता, हम अपने हिसाब से जो हम करना चाहते हैं वो करते हैं। उसके बाद होता है नेक्स्ट जो बेसिकली वर्ड होता है वो होता है सोशलिस्ट। अब देखो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का बेसिकली मतलब होता है, देखो आप इस तरह से समझ सकते हो, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि समाज के अंदर एक तरीके का मतलब बैलेंस रखना, ठीक है, कि ज़्यादा कोई अमीर भी ना हो, ज़्यादा कोई गरीबी ना हो, एक तरह से आप कह सकते हो कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है सबकी वो इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब क्या कि सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो इक्वल हो सबका, मतलब अगर मान लो कोई गरीब आदमी है तो गवर्नमेंट उसको कुछ रिजर्वेशन देकर कुछ मदद करके उनको
को भी अमीरों के जितना ना लाकर बट उसके लेवल थोड़ा बहुत ला देंगे, समाज जो है वो इक्वल हो सके, तो उसको सोशलिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो सोशलिस्ट वर्ड है इसको 42 अमेंडमेंट जो है उसके अंदर लाया गया था। बेसिकली देखो हमारा जो प्रियम्बल है, ऐसे तो देखोगे तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिकली बनाया गया था तो उस टाइम पर ये माना जाता था, देखो प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन देता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कौन से है, तो उसके आर्टिकल्स, उसके अंदर जो शेड्यूल्स है, अमेंडमेंट्स होते हैं, तो वो सब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से, लेकिन प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, बट बेसिकली एक केस हुआ था जिसके बाद बेसिकली जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये कह दिया कि अब जो हमारा प्रियम्बल है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब देखो क्योंकि जो जो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होती है, तो हमारा जो कुछ आर्टिकल्स है जो हमको बेसिकली ये पावर देते हैं कि अगर हमको को कुछ लगता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई नया आर्टिकल लाना है या फिर कुछ ही पुराने ही आर्टिकल्स के अंदर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चेंज करना है, अमेंडमेंट लानी है, तो हम ला सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल को भी पार्ट मान लिया गया था, तो इसलिए फिर बेसिकली उसके अंदर भी एक चेंज ला दिया गया था, अमेंडमेंट ला दी गई थी। 42 अमेंडमेंट जो थी वो प्रियम्बल में ही की गई थी। ठीक है, तो उस अमेंडमेंट के अंदर बेसिकली 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है तो आगे आपको बता दूंगा उनका मतलब क्या होता है। तो ये जो सोशलिस्ट है ये भी उसी 42 अमेंडमेंट में ऐड कर दिया गया। अब देखो नेक्स्ट जो वर्ड होता है प्रियम्बल के अंदर वो होता है सेकुलर। अब देखो ये जो वर्ड है सेकुलर, ये भी हमारा 42 अमेंडमेंट के अंदर ही हमने डाला था, मतलब सोशलिस्ट के साथ ही इस वर्ड को भी डाला गया था। तो सेकुलर का देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेकुलर का कि मतलब हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानते, हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं लेकिन हम खुद किसी धर्म को नहीं मानते। ठीक है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि जैसा मान लो कोई आदमी है, ठीक है, और वो अगर ये कहता है कि मैं हर एक धर्म की इज्जत करता हूँ, ठीक है, और मैं किसी भी एक धर्म को सिर्फ स्ट्रांगली नहीं मानता, किसी में मुस्लिम लोग की ज़्यादा इज्जत करता हूँ या फिर सिर्फ हिंदू लोग की ज़्यादा इज्जत करता हूँ, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं ये सेकुलरिज्म को मानता है। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी स्टेट है या फिर कोई कंट्री है जो कहता है कि हम सेकुलर है, तो इसका मतलब ये है कि पहली बात वो जो स्टेट होगा या फिर वो जो कंट्री होगी वहाँ पर हर एक रिलीजन के लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, इक्वल प्रोटेक्शंस मिलेंगे, इक्वल हक मिलेंगे। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें इक्वल रहेगी क्योंकि हम सेकुलर हैं, हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, इसकी वजह से हम हर एक धर्म के साथ एक तरीके से पेश आएंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये रहती है कि क्योंकि वो सेकुलर है जिसकी वजह से वो ये डिक्लेयर नहीं करता है वो स्टेट या फिर कंट्री की मतलब हम लोग जो है वो इस रिलीजन को ज़्यादा मतलब फॉलो करते। अब जैसे इंडिया ही है तो इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो हिंदुओं की, ठीक है, हिंदू लोग ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इंडिया कभी भी डिक्लेयर नहीं किया है ऑफिशियली कि हाँ भाई हमारा जो कंट्री है वो एक हिंदू कंट्री है। ठीक है, हिंदू कंट्री जैसे अब पाकिस्तान है तो पाकिस्तान डिक्लेयर कब का कर चुका है कि हाँ भाई हम लोग इस्लामिक देश है। ठीक है, कि हमारे इधर ज़्यादा मुस्लिम है इसलिए हम लोग इस्लामिक देश है, लेकिन इंडिया कभी भी डिक्लेयर नहीं किया। तो बेसिकली इसको हम सेकुलरिज्म बोलते हैं। तो ये वर्ड क्या बताता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं सबको हम एक समान रखते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों को भी। ठीक है, तो सेकुलर वर्ड का मतलब ये होता है। तो प्रियम्बल हमको ये भी बता देता है ये वर्ड की मदद से कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स और लॉ बने हैं जो इन सेकुलर को भी बचाते हैं, मतलब अलग अलग धर्मों के लोगों को बचाते हैं भेदभाव होने से भी, और सबको इक्वालिटी मिलती है समाज के अंदर। अब देखो नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है डेमोक्रेटिक। अब देखो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लोकतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी आपने सुना होगा। तो देखो कोई भी अगर कंट्री है और जो कहती है कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर लोकतंत्र है, तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो हेड ऑफ द मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो है, नेता लोग हैं, उनको चुनने का जो हक है वो लोगों के पास है। यानी कि लोग के पास इतनी पावर है कि वो अपने खुद के नेता को चुन सकते हैं कि हमारे ऊपर मतलब हमारा गवर्नमेंट कौन बनेगा, हमारा नेता कौन बनेगा। ठीक है, तो उसको चुनने का अगर आपके पास हक मिल जाता है तो मतलब आपकी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है। ठीक है, लोकतंत्र है, लोगों के पास पावर है कि अगर मान लो मेरे को नेता पसंद नहीं आता है तो अगली बार मैं इसको वोट नहीं दूंगा और इस नेता को निकाल दूंगा और दूसरे किसी नेता को ला दूंगा। ठीक है, मतलब आपके पास पावर आ जाती है, लोगों के पास पावर आ जाती है। वैसे ही देखो जैसे चाइना है, तो चाइना के पास देखोगे तो चाइना जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पर वोटिंग नहीं की जाती है। ठीक है, अगर मान लो वहाँ पर लोगों को कोई पसंद नहीं आता, जैसे अभी जो हमारे चाइना के जो प्रेसिडेंट है मतलब शी जिनपिंग, तो अब लोग नहीं पसंद आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं अभी के टाइम पे चाइना के अंदर कि नहीं हमको जिनपिंग नहीं चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमको। तो लेकिन उनके कहने से क्या होता है, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी है उनका मन करता है, अगर वो चाहते हो मतलब अगर उनका मान लो मन कर दिया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की
अगर उनका मन करता है शी जिनपिंग मतलब जो पार्टी वो है प्रेसिडेंट उधर के, उनको निकालो और दूसरे किसी को लगा दो तो कर सकते हो वैसा, ठीक है। तो वहाँ पर लोगों से बेसिकली वोटिंग नहीं करवाई जाती है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है चाइना। लेकिन इंडिया के अंदर वोटिंग होती है, ठीक है, कि बेसिकली वोटिंग की जाती है, प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग होती है, अगर मान लो सीएम है पीएम है तो मतलब उनकी वोटिंग की जाती है, तब जाकर वो नेता बन पाते हैं, ठीक है। तो इसे डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो ये बताता है कि लोगों के पास हम पावर दे चुके हैं, लोकतंत्र अब हमारा देश बन चुका है। तो ये बेसिकली डेमोक्रेटिक वर्ड से हमको ये पता चलता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है रिपब्लिक। अब देखो इसका मतलब होता है कि देखो जो भी कंट्री का हेड ऑफ द कंट्री होता है, जैसे अब प्रेसिडेंट हो गए, राष्ट्रपति जिनको हम बोलते हैं ना, तो वो जो राष्ट्रपति होते हैं अगर उन्हें हम सिलेक्ट करके लाते हैं, यानी लोग वोटिंग देते हैं और तब कोई राष्ट्रपति बन जाता है, तो उस कंट्री को रिपब्लिक कंट्री बोला जाता है। कि मतलब ये कंट्री के अंदर जो राष्ट्रपति है उनकी वोटिंग होती है तब कोई राष्ट्रपति बन पाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मतलब खानदानी पुश्तैनी नहीं बन पाते कि मेरा पापा राष्ट्रपति था तो मैं भी राष्ट्रपति बन जाता हूँ उनके मरने के बाद, ठीक है। तो मतलब हेरिडिटी से नहीं होता, आप खानदानी से नहीं हो सकता। अगर आपको वोटिंग करने के बाद आप राष्ट्रपति बनते तो उसे रिपब्लिक बोला जाता है। तो हमारे देश के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया गया था तब से हमारी जो कंट्री थी वो एक रिपब्लिक कंट्री बन चुकी है कि अब यहाँ के जो राष्ट्रपति होंगे, हेड जो होंगे कंट्री के, उनकी वोटिंग होगी। बट फर्क इतना रहता है कि जो राष्ट्रपति की जो वोटिंग होती है वो आम जनता नहीं कर सकती है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जो संसद रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उन लोग वोटिंग करते हैं और जब ज़्यादा परसेंट जो अगर वोटिंग मिल जाती है किसी पर्सन को तो वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये नॉर्मल पीपल जो रहते हैं, हम आप लोग जो है उन लोग वोटिंग नहीं कर सकते राष्ट्रपति को। इनको वोटिंग करने का हक जो रहता है वो लोकसभा के जो मेंबर्स रहते हैं और राज्यसभा और विधानसभा के जो लोग होते हैं उन लोग वोटिंग करते हैं, ठीक है। विधानसभा क्या होता है, जैसे अब लोकसभा राज्यसभा है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्लियामेंट के अंदर रहता है ना, कि उन लोग कोई भी नियम कानून बनाते हैं। तो वैसे ही जो स्टेट गवर्नमेंट होती है तो अगर वहां पर कोई नियम कानून बनाने रहते हैं तो वहां पे होते हैं विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद सिर्फ ऐसी ही जगह पर रहते हैं जहां पर पंचायत होती है, वहीं पे सिर्फ विधान परिषद होते हैं। तो विधान परिषद और विधानसभा होती है हर एक स्टेट के अंदर। तो हर एक स्टेट से जो विधानसभा है वो वोट करने जाती है कि मतलब हमको कौन सा, मतलब हमारे स्टेट की तरफ से हमें कौन सा मतलब प्राइम प्रेसिडेंट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो भी जीत जाता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। तो लोकल पीपल इसमें वोटिंग नहीं करते, इसके अंदर जो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में जो लोग रहते हैं उन लोग वोटिंग करते हैं। तो इसे रिपब्लिक बोलते हैं। एक तरह से देखो तो वोटिंग करने के बाद ही ना आदमी बना है मतलब राष्ट्रपति, तो इसे रिपब्लिक बोलते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है पॉलिटिकल जस्टिस। अब देखो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या होता है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है जैसे मान लो कि कोई बड़ी जात के लोग हैं, ठीक है, बड़ी जात वाले जितने भी है, पंडित हो गए, ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए, जितने भी बड़ी जात के लोग हैं, तो सब जा रहे हैं मान लो वोटिंग करने के लिए, ठीक है, कि मतलब हमको ये वाला नेता चाहिए, हमको बीजेपी चाहिए, हमको कांग्रेस चाहिए, हमको भाजपा चाहिए, मतलब सब जा रहे हैं वोटिंग देने के लिए, ठीक है। अब ऐसे टाइम पर देखो कुछ दलित लोग भी हैं जो छोटी जात के लोग हैं, उन लोग भी निकल पड़े, चलो हम भी जाते हैं वोट करने के लिए कि हमको ये वाला नेता चाहिए। मान लो बोल रहे हैं हमको बीजेपी चाहिए या फिर हमको कांग्रेस चाहिए, ठीक है। अब जा रहे हैं उन लोग वोटिंग करने के लिए। अब ऐसे टाइम पर अगर मान लो कुछ बड़ी जात वाले आकर उन्हें रोक देते हैं कि तेरे को हक नहीं है कि तू अपना खुद का नेता चुन सके, ठीक है, तेरे को कौन इतना पावर दे दिया बे कि मतलब तू अपना खुद का नेता चुनेगा कि हाँ मेरे को ये वाला नेता चाहिए, ये वाला नेता नहीं चाहिए। तो बेसिकली ऐसे टाइम पर देखोगे तो एक तरीके का इनजस्टिस हो जा रहा है, उनको रोका जा रहा है उनका खुद का नेता चुनने के लिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल इनजस्टिस किया जा रहा है। वैसे ये भी हो सकता है मान लो कि कोई आदमी है जिसको किधर का नेता बनने का मन कर दिया, वो सोचा मैं भी जाता हूँ चुनाव लड़ता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कोई बड़ी जात वाले जो है उसे रोक रहे या फिर दूसरे कोई धर्म के लोग हैं वो रोक रहे किसी भी चीज़ वजह से, मतलब डिस्पैरिटी की वजह से, तो कि उसको रोक रहे कि तू नहीं जाएगा, तू मतलब तेरे को जाने नहीं देंगे हम लोग वोट लड़ने के लिए। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये पॉलिटिकल इनजस्टिस हो रहा है, उसे पॉलिटिक्स में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उसे वोटिंग करने नहीं दी जा रही है, ठीक है। तो ये नहीं किया मतलब, तो बेसिकली इसके विरोध में हमारी जो गवर्नमेंट होगी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कुछ ऐसे एक्ट और नियम कानून बनाएगा ताकि लोगों को पॉलिटिकल जस्टिस भी मिल सके, ठीक है। तो ये वर्ड यही बताता है कि लोगों को हम पॉलिटिकल जस्टिस दिलाएंगे, यानी हर एक आदमी जो होगा वो वोटिंग करना चाहता है। अब जैसे कोई दलित है तो वो भी जाकर वोट कर सकता है। अब जैसे वोटिंग में ही होता है तो इक्वल रहता है, ठीक है। वोटिंग करते टाइम पर ये नहीं देखा जाता है कि ये जो वोट है ये किसी अंबानी ने दिया या फिर कोई बड़ी जात वाले ने दिया या फिर कोई छोटी जात वाले ने दिया है। वोटिंग बस ये गिना जाता है कि किसी भी एक आदमी ने आपको वोट दे दिया है, ठीक है, कोई एडल्ट है जिसने वोट दे दिया, तो इसलिए वोटिंग को इक्वल बना दिया गया। वैसे ही अगर मान लो कोई आदमी है, कोई गरीबी है या फिर कोई मान लो छोटी जात का ही क्यों ना हो, और वो चाहता है कि मेरे को भी वोट लड़ना है तो वो चाहे तो वो भी लड़ सकता है, ठीक है। कि मतलब आपके पास ये पावर है, आप चाहो तो आप भी पॉलिटिकल पावर पा सकते हो वोट लड़के। तो इससे पॉलिटिकल जस्टिस बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दे देता है। तो प्रियम्बल ये इस वर्ड्स के मदद से हमें ये भी बता देता है कि मतलब क्या कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ हमने ऐसे भी आर्टिकल जस्टिस भी लोगों को दिलाते हैं।
उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस होता है कि बेसिकली लोगों जो गरीब लोग हैं, अब जैसे मान लो काफ़ी सारे गरीब बच्चे होते हैं जिनके पास पढ़ने लिखने के पैसे नहीं होते, तो गवर्नमेंट उन्हें फ्री में पढ़ाती है ताकि वो पढ़ लिख सके। तो एक तरह से देखोगे तो उनके साथ मतलब उनके पास उतने पैसे नहीं है तो उनकी मदद करती है ताकि वो बाकी के समाज में सबके साथ इक्वल आ सके, ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस करवा सके उनके साथ में, कि मतलब उनके पास पैसे नहीं है, वो एकदम गरीब है, तो उनकी मदद करे, स्कॉलरशिप दे, या फिर रहता है ना रिजर्वेशन सीट दे देते कई बार, ताकि वो भी समाज के अंदर ऊपर आ सके और वो भी इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत ठीक हो सके, ठीक है। तो मतलब इकोनॉमिक जस्टिस दिलाता है हमारा प्रियम्बल के, मतलब ये वर्ड बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने कुछ ऐसे भी एक्ट के नियम बनाए, काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं ना, छोटी कास्ट वाले के लिए, दलित लोगों के लिए और गरीब लोगों के लिए भी काफ़ी सारे कास्ट मतलब ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं। उसके बाद होता है सोशल जस्टिस, यानी समाज के अंदर भी आपको न्याय मिलेगा। यानी अगर मान लो समाज में आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है, छोटी बड़ी जात का ज़्यादा नाटक कर रहा है कि ये तो छोटी जात का, निकल इधर से, तेरे को स्कूल में घुसने नहीं देंगे, तेरे को पानी पीने नहीं देंगे, तो इससे रिलेटेड भी हमने आर्टिकल्स बनाए हैं। जैसे कि देखो प्रोविज़न जो आर्टिकल 17 है हमारा, तो वो क्या कहता है कि अवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये समाज के अंदर एक तरफ से देखो इनजस्टिस हो रहा था, उससे रिलेटेड ही एक्ट बना दिया कि अब जस्टिस होगा, ठीक है, कि लोग अब ये सब नहीं करेंगे, सोशल इनजस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो प्रियम्बल के अंदर ये जो वर्ड है सोशल जस्टिस, ये हमें ये बता देता है कि अब समाज के अंदर सोशल जस्टिस होगा, लोगों के साथ न्याय होगा, ठीक है। उसके बाद होता है नेक्स्ट वर्ड जो होता है वो होता है लिबर्टी, ठीक है। अब लिबर्टी क्या होता है, तो देखो लिबर्टी का मतलब होता है, आप इसे ये कह सकते हो आज़ादी, ठीक है, आपको फ्रीडम है, आप जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है, बट चीज़ों के दायरे में, यानी कि जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब जैसे आर्टिकल मतलब जैसे के लिए अगर देखोगे तो हमारा आर्टिकल 14 जो है, या फिर आप कह सकते हो आर्टिकल 19 है, क्योंकि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक तो मतलब समाज के अंदर भेदभाव नहीं करना है, वो सारी चीज़ें बात आई गई है। लेकिन आर्टिकल 19 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बेसिकली आर्टिकल क्या होता है, इसकी ये सारी चीज़ें अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, आगे हम वही सारी अभी बात करने वाले हैं, बट अभी इतना समझ लो कि देखो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है, आर्टिकल 22 तक इसी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में ही, कि लोगों के पास क्या क्या हक है, कि मतलब वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यानी अगर मान लो आपका मन करता है कि मैं जाऊँ विदेश घूमने जाऊँ, तो आपको कोई भी रोकेगा नहीं, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पासपोर्ट बनाओ और निकल पड़ो घूमने के लिए, ठीक है। अगर मान लो आपका मन करता है चलो गोवा के बीच पे जाके घूम के आते, तो आपको मतलब किसी भी तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, रुकावट नहीं रहेगी कि नहीं तेरे को हम लोग घूमने नहीं देंगे, ठीक है, तो छोटी जात वाले तेरे को घुसने नहीं देंगे हम लोग गोवा के अंदर, तो ऐसी चीज़ें नहीं होगी आपके साथ, आप जो चाहो वो कर सकते हो। और जो भी आपको ऐसी रुकावट करता है तो सुप्रीम कोर्ट तक आप पहुंच सकते हो और उसे सज़ा दिला सकते हो और अपना राइट जो है वो पा सकते हो, ठीक है। तो मतलब आपको लिबर्टी भी मिलती है कि मतलब आप आज़ाद हो, आप जो चाहे वो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड होता है इक्वालिटी, ठीक है। अब इक्वालिटी मतलब समाज के अंदर सबको हम इक्वल रखते हैं, चाहे वो छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, लड़का हो, लड़की हो, अपाहिज हो, मतलब कैसा भी हो, एक दूसरे से अलग ही क्यों ना हो, हम हर एक के साथ इक्वली पेश आते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे काफ़ी सारे आर्टिकल्स बनाए गए हैं जो ये हमें बताते हैं कि मतलब हमें सबके साथ इक्वली पेश आना। और आर्टिकल 14 से लेकर अगर आप देखोगे आर्टिकल 18 तक, तो इसी के बारे में, समानता के ऊपर ये कि समाज के अंदर भेदभाव नहीं करना है, जेंडर के ऊपर और भी मतलब डिसेबिलिटीज़ के ऊपर, कि कोई मान लो अपाहिज है, कोई नॉर्मल है, और मान लो जैसे छोटी बड़ी जात का, रिलीजन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर भेदभाव नहीं करना, और जो भी करता है उसके ऊपर पनिशमेंट उसको मिलेगी, ठीक है। तो मतलब आप चाहो तो मतलब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकते हो। मान लो कोई दलित है, ठीक है, और दलित को आप गाली दे दिए जात के ऊपर, ठीक है, ये तो छोटी जात का, निकल इधर से। अब ऐसे टाइम पर अगर वो पुलिस के पास पहुंच जाता है, पहले के टाइम तो बेसिकली नियम बन गया था कि अगर मान लो कोई दलित है वो पुलिस में पहुंच गया कि ये मेरे को गाली दिया है, तो ऐसे टाइम पर क्या होता था, पुलिस लोग तो पहले पकड़ के लेके जाते थे, 2 लाख का जुर्माना लगाते थे और फिर उसे जेल में भी रखते थे, ठीक है, मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट था। लेकिन बाद में थोड़ा बहुत इसमें भी अमेंडमेंट लाया गया कि ये क्या बात होती कि मतलब काफ़ी सारे दलित ऐसे भी हो जाते हैं जो झूठ मूठ का भी फंसा देते हैं, कि मान लो कि थोड़ा बहुत भी अभी कुछ हुआ ही नहीं और डायरेक्ट जाकर झूठा इल्जाम भी लगा देते, जिसके वजह से थोड़ा बहुत अमेंडमेंट भी किया गया कि अब अगर मान लो कोई दलित है ऐसी कंप्लेन लाता है कि देखो ये मैं इसको गाली दिया, तो पहली बात पूछताछ होगी, देखा जाएगा सच में हुआ है कि नहीं हुआ है, और हुआ रहेगा तब जाकर वो एक्शंस लिए जाएंगे कि 2 लाख का जुर्माना दे और जेल जा, ठीक है। तो इक्वालिटी रखते हैं कि समाज के अंदर मतलब भेदभाव ना हो, सब इक्वल रहे। उसके बाद होता है फर्टर्निटी, यानी बेसिकली फर्टर्निटी का मतलब होता है भाईचारा है। जैसे अपने घर के अंदर कैसे हम लोग भाई भाई रहते हैं, ठीक है, कि चाहे घर के अंदर काला भाई, मान लो अपने अपना घर है, ठीक है, 4 भाई है, एक भाई काला है, एक भाई गोरा है, एक भाई का मान लो थोड़ा बहुत सेहत ठीक ठाक नहीं रहता है, एक भाई मान लो अपाहिज है, लेकिन सब क्योंकि भाई रहते हैं तो हम सबसे मतलब अच्छे से बात करते, प्यार से रहते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सब भाई भाई है। तो ऐसे ही हमें लोगों के साथ भी रहना है कि लोग, हमारे जो समाज के अंदर जो लोग हैं वो भी हमारे भाई लोग की तरह ही है, कि सब चाहे कैसे भी हो, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई छोटी जात का हो, कोई बड़ी जात का हो, सबके साथ हमें भाईचारे के साथ रहना है। मतलब ये वर्ड ये बताता है हमें फर्टर्निटी, ठीक है। तो बेसिकली ये वर्ड होता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल।
अब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि देखो डिग्निटी का मतलब होता है बेसिकली एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि किसी भी पर्सन की जो एक वर्थ होती है, रिस्पेक्ट जो होती है, वो हमें हमेशा याद रखना है। कि मतलब क्या कि देखो अब कोई मान लो छोटी जात का आदमी है, ठीक है, कोई छोटी कास्ट का आदमी है। अब ऐसे टाइम पर अगर आप उसकी इज्जत नहीं करते हो तो ये बहुत ज़्यादा मतलब देखोगे तो समाज के अंदर प्रॉब्लम लाने वाली चीज़ है, इंटीग्रिटी को प्रॉब्लम ला सकता है। तो इसके लिए आपको समाज के अंदर हर एक आदमी की इज्जत रखनी मतलब करनी है। आपको ये समझना है कि उसकी भी कोई कीमत है समाज के अंदर, ठीक है, वर्थी है वो भी पर्सन मतलब थोड़ा बहुत। तो उसकी डिग्निटी मतलब डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मतलब हर एक आदमी को आपको रिस्पेक्ट करनी है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो सिंपल में, ठीक है। तो ये सारे कुछ मीनिंग्स होती है। अब इम्प्लीकेशन देख लेते हैं प्रियम्बल का। तो देखो पूरा जो हमारा बेसिकली प्रियम्बल है, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, मतलब क्या हमने पूरे प्रियम्बल के अंदर समझा है। तो देखो पहली बात तो हमने ये समझा है कि प्रोक्लेम दैट इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेटेड एफर्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। मतलब क्या कि देखो ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रियम्बल है, और ये जो बेसिकली प्रियम्बल की मदद से हमको ये समझ आता है कि देखो ये जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, ये कौन बनाया है, तो ये इंडिया के लोगों ने बनाया है। काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, यानी उनको आज़ादी मिली, काफ़ी मेहनत की है इन्होंने, और तब जाकर इनकी मेहनतों के बाद इनको ये मतलब फ्रीडम मिली है, ठीक है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन इनको मिला है। तो पहली बात तो ये हमको ये समझ आती है कि ये इंडिया के लोगों ने बनाया है। उसके बाद हमको ये समझ आता है कि स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव एंड द गोल्स ऑफ द स्टेट, यानी कि कि जो भी हमारा स्टेट है मतलब अलग अलग जो राज्य है, जो गवर्नमेंट है, उनका आखिर गोल क्या है, मतलब वो क्या पाना चाहते हैं कि समाज के अंदर इक्वालिटी रहे, सब भाईचारे के साथ रहे, मतलब बेसिकली उनके जो गोल्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो हमको ये समझ आते हैं प्रियम्बल की मदद से। उसके बाद ये समझ आता है कि देखो एम्फेसिस द अल्टीमेट सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, यानी क्या कि देखो यहाँ पर हमको ये भी समझ आता है कि देखो पावर जो है वो लोगों के पास में ही है, ठीक है, मतलब ये प्रियम्बल के पूरे फ्रेज से हमको यही सारी चीज़ें समझ आती है। जैसे डेमोक्रेसी समझ आती है कि लोगों के पास लोकतंत्र है, लोग चाहे तो किसी भी नेता को चूज कर सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी क्योंकि लोगों ने ही बनाए, यानी इंडिया के लोगों ने ही अपने लिए नियम कानून बनाए हैं, किसी बाहरी लोगों ने नहीं बनाए। यानी क्या कि इसका बेसिकली ये क्या दिखाता है हमको कि देखो क्योंकि हमने खुद के लिए नियम कानून बनाए हैं, हमारे लिए दूसरे किसी के लिए मतलब दूसरा कोई हमारे ऊपर नियम कानून नहीं थोपा है। तो इसका मतलब ये है कि मतलब हम फ्री है, हम अपने खुद के जो भी डिसीजन है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट देखोगे जो पावर हो जाती है डिसीजन लेने की किसी भी तरीके की, वो इंडिया के लोगों के पास ही आ जाती है, कोई बाहर ही पा रहा है। तो ये भी हमको ये समझ आता है कि अल्टीमेट सोवरेनिटी जो है इंडिया के पीपल के पास है। तो ये मतलब ये तीन चीज़ें हमको ये पूरे प्रियम्बल में समझ आती है, कंक्लूजन यही निकलता है, मतलब तीन चीज़ें, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा बहुत मतलब पढ़ लेना ताकि पेपर में आप लोग लिख सको, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप लोग प्रियम्बल थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें बता देना ताकि आपको मार्क्स अच्छा खासा मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्प्लीकेशन डाल देना ताकि थोड़ा बहुत मतलब बेस बढ़ जाए कि हाँ भाई इसको समझ आ गया कि प्रियम्बल में क्या क्या चीज़ें लिखी थी। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी क्या कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है आखिर अब वो है कैसा, ठीक है। देखो स्टार्टिंग तो पहली बात उसकी होती है प्रेम्बल से, बट और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे उसके अंदर काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल्स होते हैं, काफ़ी सारे शेड्यूल्स होते हैं, काफ़ी सारे अमेंडमेंट भी कई बार किए जाते हैं, लास्ट में एक अपेंडिक्स भी होता है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो आखिर बेसिकली इतनी सारी चीज़ें हैं तो उनके बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होता क्या है, कैसा होता है, मतलब बेसिकली उसका स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है, ठीक है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारा भारत का जो संविधान है वो है कैसा, अगर आप देखोगे बेसिकली तो हमारा जो भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पेजेस है, सबसे लंबा संविधान जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है बाकी कंट्रीज से कंपेयर करोगे तो। और सबसे ज़्यादा टाइम भी लगा है इसको बनाने के लिए, करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे इसको बनाने के लिए, ठीक है। मतलब 3 साल लगभग लग गए थे इसको बनाने के लिए, बस 12 ही दिन तो बचे थे, ठीक है। 12 दिन बचे थे बस, नहीं तो और 12 दिन लग जाते तो टोटल 3 साल हो ही जाता कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो काफ़ी लंबा समय लग गया था। अब इतना लंबा समय इसलिए लगा था कि देखो हर एक चीज़ के लिए लोगों के साथ पूछ होती थी, मतलब क्या कि अब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठाई जाती थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना में एक आर्टिकल बना रहे तो लोगों से पूछ रहे कि सही है कि नहीं है, फिर वहाँ पर लोग डिबेट करते थे, हाँ भाई सही है कि नहीं है, सही है। कई बार होता था नहीं इसको हटा दो, कई बार होता था इसको लागू कर दो, तब जाकर मतलब कई बार करने के बाद ऐसे करते 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 3 साल लग गया उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, इसलिए काफ़ी सारा टाइम लगा था। तो देखो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का रहता है। तो देखो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन रहता है इसके अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग तो प्रियम्बल से ही होती है। देखो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की किताब खरीदते हो तो इंडेक्स दिया रहता है, तो इंडेक्स वो उसको साइड हटा दो, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है, वो बस ऐसे आपको बताने के लिए, वो एज अ स्टूडेंट आपको बस बताने के लिए वहाँ पर इंडेक्स दिया रहता है। तो देखो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की जो शुरुआत होती है वो होती है प्रियम्बल से, ठीक है। तो देखो सबसे पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा प्रियम्बल।
प्रियम्बल जैसे ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वो एक पन्ने का तो रहता ही है, तो प्रियम्बल खत्म होने के बाद वहां से शुरू हो जाते हैं हमारे आर्टिकल्स। ठीक है, अब देखो हमारे टोटल अगर आर्टिकल्स देखोगे तो है वैसे तो 395 ही, ठीक है, मतलब 395 आर्टिकल्स है, बस इतना ही आर्टिकल्स है हमारे। अब देखो बेसिकली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब बन के तैयार हो गया था, मतलब 1949 26 नवंबर को जब बन के तैयार हो गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस टाइम पर बेसिकली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर सिर्फ 395 आर्टिकल्स ही थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब देखो टाइम टाइम पर कई बार कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स भी बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लो कि अगर जैसे कोई आर्टिकल बनाना पड़ गया, ठीक है, किसी एक चीज़ से रिलेटेड, जैसे मान लो कोई एक और फंडामेंटल राइट आ गया, ठीक है, कि हाँ भाई अब लोगों के पास ये वाला चीज़ का भी हक रहेगा, ठीक है, कि अब लोगों के पास पढ़ाई करने का हक रहेगा, या फिर और कोई एक्स्ट्रा हक मिल गया, ठीक है, लोगों के पास कि मतलब एक और फंडामेंटल राइट्स बनाने हैं हमको। ठीक है, अब एक और एक्स्ट्रा हमें आर्टिकल बनाना है जो पहले के ही आर्टिकल से मिलता जुलता है। तो अगर मान लो कि अगर हम उस आर्टिकल को, क्योंकि देखो 395 तक आर्टिकल्स पहले से बने हुए हैं, ठीक है, अब उस आर्टिकल को अगर हम 396 पर लगा देते हैं, ठीक है, तो अब मान लो जितने भी लोग रहेंगे, मान लो आर्टिकल मतलब पहले की स्टार्टिंग के जो फंडामेंटल राइट्स से बेसिकली आर्टिकल मतलब 18 से लेकर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है कि लोगों के पास क्या क्या हक होते हैं, कि आपके पास एक्सप्रेशन का, कि आप क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ों का हक होता है। ठीक है, तो अगर मान लो आपने वहां तक पढ़ लिया, वो फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, बट अगर आपको मान लो वो लास्ट वाले फंडामेंटल राइट्स जानना है तो उसके लिए आपको 390 मतलब 96 वाला आर्टिकल पढ़ना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर खिचड़ी हो जाएगी कि आधे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के इधर है, कुछ उधर है, इधर उधर गुम हो जाएंगे। इसके लिए क्या किया जाता है कि ना कर मतलब बेसिकली कि 396 वाला आर्टिकल ना बनाकर हम क्या करते हैं कि जैसे हम मान लो हमको एक और आर्टिकल बनाना है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखो कि अब क्योंकि देखो 22 जो आर्टिकल है वहां पर हमारा खत्म हो जाता है फंडामेंटल राइट्स का, तो हम क्या करेंगे देखो, हम सिंपली ये करेंगे कि देखो हम एक और उसी में आर्टिकल बना देंगे, यानी 22A बना देंगे। और मान लो मतलब 22A मतलब क्या कि 22 जो है उसके बीच में एक और मतलब 23 को ना हटाकर हम 22A बना देंगे। एक और अगर मान लो हमको फंडामेंटल राइट्स लगाना रहेगा तो हम 22B बना देंगे, फिर एक और बनाना रहेगा तो हम 22C बना देंगे। हिंदी में क ख ग लगा देते हैं, ठीक है, कि मतलब 22 का मतलब 22वां का आर्टिकल 22 ख, ठीक है, तो इस तरह से बना दिए जाते हैं, क ख ग लगा देते हैं ताकि मतलब एक्स्ट्रा आर्टिकल्स उसी में डाल दिया जाए और बिना किसी खिचड़ी किए। ठीक है, तो ऐसे क ख ग ABCD ऐड करते करते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल से चेंज होकर 461 आर्टिकल्स बन गए। ठीक है, तो इतने सारे आर्टिकल्स बन गए हैं। अगर नंबर्स के हिसाब से देखोगे तो 395 आर्टिकल्स ही है सिर्फ, लेकिन उसमें ABCD भी मिला दिया जाता है, इसके वजह से उसके अंदर और भी आर्टिकल्स हो जाते हैं और टोटल 461 आर्टिकल्स हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और भी चीज़ें होती है, जैसे कि उसके अंदर होते हैं कुछ शेड्यूल्स हमारे। ठीक है, शेड्यूल्स क्या होते हैं तो बेसिकली शेड्यूल आप वो कह सकते हैं एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है, इन्फॉर्मेशंस होती है जो कि हमारे आर्टिकल्स में नहीं दिए गए हैं। जैसे कि अब आर्टिकल्स के अंदर काफ़ी सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर ये लैंग्वेज बोली जाती है, हमारी कंट्री का ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगा, कौन सा ऑफिशियल मतलब कौन सा लैंग्वेज को बोला जाएगा ऑफिशियल के लिए, कौन सा नहीं बोला जाएगा, ये सारी चीज़ें बताई गई है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि कौन से लैंग्वेज है जो मेजर ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ठीक है, कि मतलब ये सारे कुछ लैंग्वेजेस जो सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है जो नहीं दी गई है आर्टिकल्स के अंदर, तो उनको एक्स्ट्रा में इन्फॉर्मेशन देने के लिए शेड्यूल्स बनाए जाते हैं कि भैया यहाँ पर जा लो, मतलब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मतलब कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बेसिकली शेड्यूल्स जो होती है यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एक तरह से देखोगे तो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे देते हैं, जो आर्टिकल्स के अंदर नहीं बताई गई है वो शेड्यूल्स के अंदर बता दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद होता है हमारा बेसिकली कुछ अमेंडमेंट्स, यानी काफ़ी बार कुछ आर्टिकल्स होते हैं, मान लो हमने पुराना कोई आर्टिकल बनाया था जैसे कि आर्टिकल 25 है। ठीक है, अब आर्टिकल 25 देखो क्या कहता है, आर्टिकल 25 कहता है कि आपके पास आपका जो बेसिकली कोई भी रिलीजन जो है, अब जैसे मान लो कोई मुस्लिम है तो उसके पास अपना मुस्लिम का जो भी रिलीजन के जितने भी पहले मतलब जितने भी नियम कानून है वो उसको फॉलो करने का हक है आपके पास। मतलब कि आप जैसे मुस्लिम लोग में शादी करने का अलग तरीका रहता है, कबूले कबूले बोलो शादी हो गई। ठीक है, तलाक करने का भी अलग तरीका रहता है, तलाके बोल मतलब तलाक 3 बार तलाक बोल दो और ये छुट्टी आपका। ठीक है, मतलब इस तरह का नियम रहता है। तो ऐसे जो नियम रहेंगे उनको फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, मतलब जितने भी पुराने रिलीजन मतलब जितने भी पुराने नियम हैं उन्हें फॉलो किए जाएंगे, जो भी अलग अलग रिलीजन के। ठीक है, आर्टिकल 25 कहता है आपको कि आप अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो।
बट देखो, क्योंकि देखो हमारा आर्टिकल 13 जो है वो भी कुछ कहता है, उसके भी अंदर कुछ प्रॉब्लम, मतलब वो भी क्या कहता है, देखो आर्टिकल 13 जो है हमारा वो कहता है कि देखो जितने भी ऐसे आर्टिकल्स है पुराने, मतलब पुराने जितने भी नियम कानून है जो हमारे किसी भी दूसरे आदमी को प्रॉब्लम लाते या फिर उसका कोई राइट छीनते, उसका फंडामेंटल राइट छीनते, उनका फ्रीडम छीनते हैं, तो ऐसे टाइम पर उन लॉज को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, उसमें से ही था 3 तलाक। जैसे कि अब मान लो औरत का जिंदगी बर्बाद हो जाता है, औरत जो है उसकी फ्रीडम छीन ली जाती है, उसको घर, मतलब उसको 3 तलाक देकर उसको घर से भगा दिया जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो हम अगर अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, मान लो कोई मुस्लिम है, वो 3 तलाक को मानता है और उसको बोल देता है मतलब 3 बार तलाक बोल देता है और फिर उसका छुट्टी, ठीक है, औरत को भगा देता है, तो ऐसे टाइम पर औरत का फ़ायदा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उसको आएगी। जिसके वजह से ये जो मतलब 25वां जो बेसिकली आर्टिकल है हमारा, उसके अंदर थोड़ा बहुत अमेंडमेंट लाई गई, चेंजेस लाई गई कि जितने भी ऐसे आर्टिकल्स है, अब जैसे 3 तलाक है तो उसको हटा दिया जाए कि मतलब जो भी इसको फॉलो करेगा 3 तलाक को तो नहीं माना जाएगा उसको। अगर मान लो किसी को तलाक लेना है तो उसको कोर्ट में जाना पड़ेगा, वहां पर कार्रवाई होगी, उसके बाद आपको तलाक मिलेगा। ठीक है, आप 3 बार तलाक बोलकर डायरेक्टली मतलब छुट्टी नहीं ले सकते तलाक देकर। ठीक है, तो मतलब ऐसे जो मतलब आर्टिकल्स के अंदर काफी सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं, चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो ऐसे टोटल 118 चेंजेस हमने किए हैं आर्टिकल्स के अंदर अब तक, मतलब अमेंडमेंट्स किए हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में होते हैं 2 अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स का मतलब होता है सब्सिडियरीज, एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। और जैसे हमारे आर्टिकल 70 है, ठीक है, तो उसके बारे में एक्स्ट्रा कुछ बता दिया जाता है कश्मीर से रिलेटेड, तो वो अपेंडिक्स के अंदर आते हैं। ओके, सो बेसिकली ये सारी मतलब चीज़ें होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, अब देखो बेसिकली ये जितने भी आर्टिकल्स है ये काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स है, तो अगर आपको आर्टिकल्स हर एक आर्टिकल्स एक एक करके अगर आपको बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाएगा, घंटों बीत जाएंगे, 4-5 घंटे लगेंगे, तब भी जाकर ये खत्म नहीं होगा सारे आर्टिकल्स। इसलिए हम आर्टिकल्स को पूरा नहीं पढ़ सकते। वैसे भी आपके फाउंडेशन कोर्स में आपको पूछेगा नहीं पेपर के अंदर कि आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, आपको बस हल्का फुल्का बस समझ लेना है आपके जनरल नॉलेज के लिए। ठीक है, बिजनेस लॉ जब पढ़ोगे आप लोग तो उसके अंदर आपके बुक के अंदर थोड़ा बहुत बताया जाएगा आर्टिकल्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो वहां पर आपको ये जरूरी पड़ेगा, तो वहां पर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत समझ लो। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमारा, क्योंकि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो 22 पार्ट्स है इसके अंदर होते हैं 449 आर्टिकल्स। ठीक है, अब 449 आर्टिकल्स है, बेसिकली देखो 395 आर्टिकल्स ही है, लेकिन ABCD भी मिला देते हैं, अंदर ABCD भी होते हैं, तो उसको मिला दे तो 469 हो जाते हैं, 61 हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो पार्ट 1 क्या कहता है। पार्ट 1 को आप चैप्टर 1 से समझ सकते हो कि बेसिकली पार्ट 1 जो है हमारा क्या कहता है। पार्ट 1 के अंदर देखो हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करते हैं, यानी जमीन के बारे में बात करते हैं कि भारत की कितनी सीमाएं हैं, हमारे भारत के अंदर कौन से राज्य आते हैं। अगर मान लो कल को कोई राज्य को मिलाना रहेगा तो किस तरह से मिलाया जा सकता है। कल को मान लो हमको किसी राज्य को तोड़ना रहेगा, ठीक है, जैसे कि हमने मतलब जैसे हमारा जो बॉम्बे था पहले, ठीक है, जब अंग्रेजों लोग के गुलाम थे तो पहले हमारा जो महाराष्ट्र था और गुजरात जो था वो मिलकर एक बॉम्बे बोलते थे। ठीक है, ये बॉम्बे है। ठीक है, और तोड़कर महाराष्ट्र गुजरात को अलग कर दिया गया था लैंग्वेज के बेसिस पे। तो किस तरह से हम तोड़ ताड़ कर सकते हैं अपने स्टेट्स को, उनका नाम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के पास मतलब बताता है कि मतलब कौन ऐसा चीज़ कर सकता है, किसके पास पावर रहती है, प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी पावर रहेगी ये काम करने के लिए, प्रेसिडेंट क्या करेगा उस टाइम पर, मतलब ये सारी चीज़ें बताई जाती है। ठीक है, तो देखो हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है वो यूनियन और टेरिटरीज की बात की जाती है। जैसे आर्टिकल 1 कहता है कि हमारा जो भारत है मतलब इंडिया जो है वो एक यूनियन है। यूनियन का देखो मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो कोई भी कंट्री जो है, देश जो है वो 3 टाइप का होता है, एक होता है कॉन्फेडरल, एक होता है फेडरल और एक होता है यूनियन। ठीक है, कॉन्फेडरल जैसे पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं का रहता था ना राज्य, कि मान लो कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा है, पूरा मान लो इंडिया जीत लिया। ठीक है, अब वहां से कोई राज्य है, वहां पे मान लो उसने बगावत कर ली, कोई दूसरा राजा था उसमें मतलब अपने ही किसी को रखा था चिल्ला चपाटे को, उसने बगावत कर दी। अब तुरंत ही वो राज्य को क्योंकि उसने हड़प लिया तो उसके मतलब देखोगे तो उसके राज्य से वो हट चुका है। ठीक है, निकल चुका है क्योंकि वो उसने वहां से बगावत कर दी। ठीक है, लेकिन अब इंडिया में मान लो अगर जैसे मान लो गुजरात है या फिर कोई स्टेट है, वो अब जैसे कश्मीर ही है। ठीक है, कश्मीर हमेशा चिल्लाता रहता हमको आज़ादी दो, हमको आज़ादी दो। बताओ उनको क्या मिल गई आज़ादी? उनके चिल्लाने की वजह से नहीं मिली उनको। ठीक है, उल्टा 370 हटा और अब तो और कर दिया गया कि नहीं नहीं अब तो मतलब टोटली तुम हमारे हो। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे तो हम मतलब क्या कि हमारा बेसिकली जो कश्मीर है वो कितना भी चिल्ला ले हम उसे निकल ही नहीं सकता इंडिया के अंदर से, क्योंकि इंडिया जो है वो एक यूनियन है। ठीक है, और फेडरल का देखो मतलब क्या होता है, तो फेडरल का मतलब होता है बेसिकली आप इस तरह से समझ सकते हो कि देखो कॉन्फेडरल मतलब वो बेसिकली देश जहां से कोई भी स्टेट जो है वो आराम से निकल सकता है, यानी थोड़ा बहुत भी झगड़ा झगड़ी हुआ तुरंत निकल गया। ठीक है, फेडरल का मतलब होता है बेसिकली उसके अंदर क्या होता है कि हम एक एग्रीमेंट बना लेते हैं एक दूसरे के बीच में कि मतलब
मतलब क्या कि हम सब मिलके रहेंगे हमें। और अगर मान लो कोई एग्रीमेंट तोड़ देता है, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट खत्म करके चला जाता है कि नहीं मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है, तो ऐसे टाइम पर वो निकल सकता है। बट एग्रीमेंट तोड़ने के लिए काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत करेगी, उसके बाद एग्रीमेंट टूटता है, ठीक है। तो फेडरल थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस से मुश्किल रहता है, थोड़ा बहुत निकलना मुश्किल रहता है वहां पर, ठीक है। और यूनियन जो होता है वो सबसे ज्यादा, मतलब वहां से आप निकल ही नहीं सकते। अब जैसे मान लो बॉडी का ऑर्गन है, ठीक है, आपका हाथ जो है वो कितना भी चिल्ला ले कि मेरे को निकाल बॉडी से, ठीक है, मेरे को दूसरे के बॉडी में जाके चिपकना है, ठीक है, तो नहीं चिपक सकता ना, वो हाथ में है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मरने के बाद ही निकलेगा, ठीक है, मरने के बाद भी नहीं निकलेगा, एक ही साथ ऊपर जाओगे सब लोग। तो यूनियन का बेसिकली यही मतलब होता है कि कोई भी स्टेट जो है वो किसी भी देश से बाहर नहीं निकल सकता, दूसरा कोई हमारे अंदर आ सकता है, अटैच हो सकता है, और एक बार वो भी अगर अटैच हो जाएगा तो वो भी फिर बाहर नहीं निकल सकता। जैसे सिक्किम है हमारे, मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है, जो सिक्किम है उनको हमने बाहर से जोड़ा है, ठीक है, वो हमारे इंडिया के अंदर पहले से नहीं था, तो उसको बाहर से जोड़ा गया था, अब जुड़ गया है तो अब वो बाहर नहीं निकल सकता। वैसे कश्मीर भी है, कश्मीर भी चाहे कितना भी चिल्ला ले तो वो बाहर नहीं निकल सकता हमारे इंडिया से, ठीक है, कि नहीं बोल सकता हमको आज़ादी दो, ठीक है, क्योंकि नहीं बोल सकता, क्योंकि बेसिकली क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है, और इंडिया का पार्ट होने की वजह से वो इंडिया क्योंकि एक यूनियन है तो वहाँ से वो निकल नहीं सकता, ठीक है। तो बेसिकली पहला हमारा आर्टिकल ये बोलता है कि हम लोग एक यूनियन है। उसके बाद आर्टिकल 2 बोलता है कि अगर मान लो हमको दूसरे देशों को मिलाना रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, उसके बाद हमारा प्रेसिडेंट क्या करता है। आर्टिकल 3 बोलता है कि अगर मान लो हमको अपने देशों को तोड़ताड़ करना है, ठीक है, तोड़ताड़ अगर करना रहेगा तो उस टाइम पर हम किस तरह का तोड़ताड़ कर सकते हैं। तोड़ताड़ का मतलब क्या, जैसे पहले मान लो जैसे पहले के टाइम था जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तो उस टाइम पर हमारा जो बॉम्बे है, ठीक है, बॉम्बे मतलब क्या था, बेसिकली बॉम्बे के अंदर पहले गुजरात महाराष्ट्र दोनों आते थे, लेकिन बेसिकली क्या किया गया कि बॉम्बे को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र को लैंग्वेज के ऊपर अलग अलग कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, ठीक है, और नाम चेंज कर दिया गया, बॉम्बे से महाराष्ट्र जहाँ पे मराठी बोलती थी और गुजरात कर दिया गया, ठीक है। तो ये तोड़ फोड़ नाम वाम चेंज करने का जो काम है वो आर्टिकल 3 हमें परमिशन देता है, गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है वो चाहे तो ऐसा कर सकती है, ठीक है। और आर्टिकल 4 देखो क्या कहता है, आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब भी ये दो काम कर रहा रहेगा गवर्नमेंट, ठीक है, मान लो मोदी जी है, मोदी जी मान लो कि महाराष्ट्र को तोड़ ताड़ करके मतलब एक और स्टेट बना रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर जो बेसिकली अगर मान लो पार्लियामेंट के अंदर मान लो, क्योंकि उनके तो वैसे भी सबसे ज़्यादा सीटें उनके पास, संसद ज़्यादा है, तो अगर मान लो उन लोग एक नया मतलब प्रस्तावना ला देते हैं कि नहीं हमको अब क्या करना है, महाराष्ट्र को तोड़कर एक और स्टेट बना देना है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा हमारे, उनका काम कुछ नहीं रहेगा, वो मना नहीं कर सकते किसी भी तरीके के। मान लो अगर पार्लियामेंट में पास हो जाता है कि हाँ ठीक है महाराष्ट्र को तोड़ दो, तो ऐसे टाइम पर राष्ट्रपति कोई भी रुकावट नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति का काम इतना रहेगा वो देखे, साइन करे और चुपचाप रहे, ठीक है। तो आर्टिकल 4 बेसिकली ये बताता है। तो बेसिकली देखोगे तो आर्टिकल 1 से 4 तक जो है वो यूनियन और टेरिटरी के ऊपर बातचीत होती है। वैसे ही हमारा पार्ट 2 जो है वो जो है बेसिकली सिटीजनशिप के ऊपर है, कि मतलब क्या हमारा आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमें ये बताता है कि हमारे देश के अंदर कौन कौन हमारे देश के निवासी यानी इंडियन कौन कौन है, हमने किस किस को सिटीजनशिप दी है, कि मतलब आप लोग इंडियन हो। अब बेसिकली सिटीजनशिप से होता क्या, देखो अब जैसे मान लो आप इंडिया के नागरिक अगर रहते हो आप, तो आपको बेसिकली देखो अगर आप इंडिया के नागरिक रहते हो तो आपको वोटिंग करने का हक होता है। आप चाहो तो यहाँ पे आधार कार्ड बना सकते हो, पैन कार्ड बना सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट भी खोल सकते हो, वहाँ पर पैसे भी रख सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास सिटीजनशिप नहीं होती है तो आप ये सारे काम नहीं कर सकते हो। तो कौन कौन नागरिक है और कौन कौन नहीं है, तो इसको बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक पता चलती है। जैसे आर्टिकल 5 कहता है कि अगर मान लो आप इंडिया के अंदर जन्म ले लेते हो तो आप बन जाओगे इंडिया के मतलब बेसिकली नागरिक, ठीक है, सिटीजन बन जाओगे। लेकिन इसके अंदर बाद में अमेंडमेंट की गई थी, चेंज लाया गया था। क्यों? क्योंकि देखो काफ़ी सारे ऐसे पाकिस्तानी या फिर बाहर देश के लोग रहते थे जो इंडिया में घूमने फिरने के लिए आते थे और मालूम पड़ा इधर ही बच्चा उनका पैदा हो जाता था, मतलब प्रेग्नेंट औरत रहती थी, बच्चा पैदा हो गया तो ऐसे ही उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी, कि मतलब क्या ये बच्चा जो है वो इंडिया में पैदा हुआ इसीलिए, चाहे इंडिया का हो ना हो। इसलिए बाद में चेंज लाकर ये कर दिया गया कि उसके माँ बाप जो होंगे वो इंडिया के होने चाहिए, मतलब वो इंडियन होने चाहिए, और तब अगर वो पैदा होता है तब उसे हम मान लेंगे हाँ भाई ये जो है वो एक इंडियन है, उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के ऊपर बात होती है। उसके बाद पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स बताता है कि मतलब इंसानों के पास मतलब जो भी हमारे इंडिया के सिटीजन्स है उनके पास क्या क्या राइट्स है, और जो इंडिया के सिटीजन्स नहीं है उनके पास भी क्या क्या राइट्स है, क्या क्या हक है, आपके पास क्या क्या हक है, फ्रीडम कौन सी है, कौन सी लिबर्टीज है, आपके पास एक्सप्रेशन करने का हक है, बोलने का हक है, घूमने फिरने का हक है, ये सारी फ्रीडम्स राइट्स जो है आपके वो बताता है हमारा पार्ट 3 जो है आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 35 तक।
उसके बाद देखो हमारा पार्ट 4 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर है। बेसिकली देखोगे तो हमारा पार्ट 4 जो है उसके अंदर है क्या, देखो हमारा आर्टिकल 36 के लेकर आर्टिकल 51 जो है वहाँ तक ये बताया जाता है कि जो गवर्नमेंट है हमारा, ठीक है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है टू मतलब बेसिकली लोकल पीपल के लिए, कि लोगों के लिए उसको क्या क्या करना रहता है हमारे गवर्नमेंट के लिए, कि आपको फ्री एजुकेशन देनी रहेगी, आपको पंचायत बनाना रहेगा, मतलब उसके जो ड्यूटीज़ होती है गवर्नमेंट की वो रहती है बेसिकली, ठीक है। अब एक और चीज़ भी रहती है इसके अंदर कि देखो ये जो ड्यूटीज़ होती है, अब जैसे कि जितनी भी चीज़ें पार्ट 3 के अंदर दी गई, मतलब पार्ट 4 के अंदर दी गई है, ठीक है, कि मतलब जो भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है कि मतलब गवर्नमेंट को ये ड्यूटीज है, ये आपको काम करना है, तो इसमें ऑप्शन रहता है, यानी क्या कि गवर्नमेंट चाहे तो वो करे अपने काम, मतलब अपनी ड्यूटीज़ को निभाए, और अगर नहीं भी निभाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगली बार आपको वोट नहीं देंगे और आप निकल जाओ, ठीक है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि अगर आप मान लो नेता है और उसने मान लो उसकी ड्यूटी है कि रोड बनाने का, ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं बनाता है रोड, तो ऐसे टाइम पर आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते उसके ऊपर कि ये रोड नहीं बना रही, अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि देखो जो चीज़ें पार्ट 3 के अंदर आती है, ठीक है, उन चीज़ों मतलब बेसिकली पार्ट 4 के अंदर जितनी भी चीज़ें आती है वो चीज़ें जो है वो बेसिकली ऐसी ड्यूटीज़ है, बेसिकली ड्यूटीज़ है जो करे तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको मतलब लोग जो रहेंगे वो गालियाँ देंगे और कुछ नहीं, ठीक है, कि मतलब आप अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रही हो, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा पार्ट 4 है ये बताता है कि मतलब जो बेसिकली आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 ये बताता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। उसके बाद देखो उसके बाद पार्ट 4 जो है हमारा, उसी के अंदर एक पार्ट 4 का ए भी आता है, ठीक है, जो इसके अंदर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताते हैं, यानी क्या कि लोगों की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। अब गवर्नमेंट की काफ़ी सारी ड्यूटीज़ है तो लोगों की भी ड्यूटीज़ होगी, और बेसिकली देखो इसको पार्ट 4 के ए में क्यों डाला गया था, क्योंकि देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इसको बाद में डाला गया था। पहले तो खाली गवर्नमेंट की ही ड्यूटीज़ बनाई गई थी, लेकिन बाद में लगा कि नहीं लोगों की भी तो ड्यूटीज़ होनी चाहिए, इसलिए फिर बाद में क्योंकि ये ड्यूटीज से रिलेटेड थे इसलिए इसको कहीं और ना डालकर इधर उधर गुम ना हो, इसलिए इसको पार्ट 4 के ए में डाल दिया गया, जिसको हम आर्टिकल 51 के ए में बेसिकली जगह देते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 51 का जो ए है वो क्या कहता है कि लोगों की क्या क्या ड्यूटीज़ है, कि लोगों को क्या क्या करना है, नागरिकों की क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है, ठीक है। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको समझ आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 5 है वो बताए यूनियन के बारे में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, कि मतलब किस तरह से हम प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, उनकी वोटिंग कैसे होती है, प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ों के बारे में है, यूनियन के बारे में, ठीक है। हमारा पार्ट 5 वो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है, मतलब देखोगे तो लगभग 99 आर्टिकल्स है, ठीक है, 100 आर्टिकल से लगभग। उसके बाद देखो पार्ट 6 जो है हमारा वो है हमारा स्टेट के ऊपर, मतलब क्या कि अब जैसे कोई राज्य है, जैसे अब सीएम हो गए, प्रधानमंत्री मतलब बेसिकली सीएम जो होते हैं चीफ मिनिस्टर, उनकी किस तरह से वोटिंग होती है, उनको किस तरह से इलेक्शन उनका होता है। हमारा जो गवर्नर होता है, राज्यपाल जो होता है, उसके पास कौन सी पावर होती है। अगर मान लो कल को हमारा सीएम जो है वो मतलब उनकी सरकार डूब जाती है, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट कोई भी मान लो, अब जैसे मान लो महाराष्ट्र का सीएम जो है वो मतलब उनकी सरकार डूब गई, ठीक है, निकल गई, गिर गई सरकार। अब ऐसे टाइम पर कोई भी हमारी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, हमारे मतलब महाराष्ट्र के अंदर कोई भी सरकार नहीं रहेगी, तो ऐसे टाइम पर कौन जो है वो मतलब महाराष्ट्र को कंट्रोल करेगा। तो ऐसे टाइम पर कंट्रोल करेगा हमारे जो भी गवर्नर रहते हैं, राज्यपाल जो रहते हैं वो मतलब कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो मतलब गवर्नर की पावर बताती है, उनका किस तरह से सिलेक्शन किया जाता है, उनको किस तरह से लाया जाता है। तो उनको लाते वैसे तो प्रेसिडेंट लाते हैं, वो सिलेक्ट करके लाते हैं कि मतलब ये आदमी को हम राज्यपाल बनाते हैं इस स्टेट का, ठीक है। तो मतलब उसके अंदर हम स्टेट के बारे में बात करते हैं आर्टिकल मतलब पार्ट 6 के अंदर, और ये जो पार्ट 6 है वो हमारा आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। उसके बाद देखो हमारा जो पार्ट 7 है, देखोगे तो ये डिलीटेड है, तो इसको मतलब ये डिलीट कर दिया गया था, निकाल दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से, बाहर निकाल दिया गया इसको, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल पार्ट 8 जो है हमारा वो है आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 242 तक है। बेसिकली जो आर्टिकल 242 है उसको भी डिलीट कर दिया गया था, तो आर्टिकल 241 तक। तो बेसिकली ये जो है इसके अंदर हम यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करते हैं, कि मतलब क्या कि बेसिकली अलग अलग जो हमारे जैसा कश्मीर है या फिर अलग अलग जो यूनियन टेरिटरीज है हमारे, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, तो उनके बारे में बातचीत होती है यहाँ पर। उसके बाद देखो पार्ट 9 जो है हमारा वो पंचायत सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटीज के ऊपर है, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर देखोगे तो ऐसे अगर नंबर के ऊपर बात करोगे कौन सा आर्टिकल नंबर कौन सा है, तो ऐसे तो इसके अंदर सिर्फ एक ही आर्टिकल नंबर है 243, लेकिन इसके अंदर ABCD जोड़कर 46 आर्टिकल्स जोड़े गए हैं, ठीक है। मतलब हमारा पार्ट 9 जो है पंचायत सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटीज, इसके अंदर 46 आर्टिकल्स टोटल है, ठीक है। कि मतलब क्या आर्टिकल 243 ABCDEFG करते करते Z तक गया, उसके बाद Z के बाद भी नहीं रुका है, Z के बाद फिर वापस से ABCD चालू हुआ और T तक गया है, ठीक है। तो टोटल देखो तो मतलब इतने सारे आर्टिकल्स इसके अंदर जुड़ गए हैं।
तो जेड टी तक है ये टोटल 243 जेड टी तक, ठीक है। मतलब पहली बात ए से लेकर जेड तक पहुंचा और उसके बाद फिर जेड से वापस से ए शुरू किया और फिर टी तक पहुंचा। इतने सारे आर्टिकल्स जो है वो हमारे मतलब बेसिकली इसके अंदर जोड़े गए थे, ठीक है। अब एबीसीडी इतने क्यों जोड़े गए थे, तो देखो प्रॉब्लम बेसिकली सिंपल बात ये है कि देखो पहले के टाइम पर जब शुरुआत में आर्टिकल्स ये बनाया गया था पंचायत से रिलेटेड, तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही आर्टिकल जोड़ा गया था पंचायत की, मतलब पंचायत किस तरह का रहेगा, ठीक है, कि उसके अंदर एक मतलब रहेगा सरपंच रहेगा, वो सारी चीजें रहेगी। तो एक ही चीज एक ही आर्टिकल बनाया गया था, आर्टिकल 243, ठीक है। लेकिन बाद में काफी सारी कमिटीज बैठी आई गई, काफी सारे केसेस हुए थे, जिसकी वजह से टाइम टू टाइम इसके अंदर एक्स्ट्रा और भी आर्टिकल्स जोड़े गए, जिसकी वजह से क्योंकि ये पंचायत से रिलेटेड थे या फिर म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड आर्टिकल्स थे, इसलिए इसी के अंदर जोड़ दिए गए। इधर उधर ना जोड़े गए ताकि गुम ना हो जाए, इधर उधर मिक्स हो जाएंगे ना, इसलिए इसी के अंदर जोड़ दिए गए एबीसीडी करते करते, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 9 के अंदर मतलब बेसिकली पंचायत के बारे में बताता है कि मुखिया क्या होता है, सरपंच क्या होता है, उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 10 के अंदर हम शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करते हैं कि जो आदिवासी होते हैं या फिर जो छोटी कास्ट के लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर पार्ट 10 के अंदर बात होती है, ठीक है। और ये जो पार्ट 10 है हमारा वो आर्टिकल 244 से लेकर आर्टिकल 244 का ए, बस 2 ही आर्टिकल है इसके अंदर, ठीक है। एक आर्टिकल 244 है और एक आर्टिकल 244 का ए है, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा पार्ट 11वां जो है वो है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि स्टेट और यूनियन के बीच में क्या मतलब रिलेशन रहता है, ठीक है। यूनियन का मतलब बेसिकली आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकते हो कि आप सेंट्रल जैसा मतलब प्रधानमंत्री मोदी है, ठीक है। अब मान लो उन्होंने कोई नई योजना ला दी तो लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, तो स्टेट की मदद से स्टेट गवर्नमेंट को बताएगी, उनको पैसे भेजेगी, मतलब फंड करेगी, उसके हिसाब से फिर वो योजना को काम किया जाएगा, ठीक है। तो उनके बीच में कैसे रिलेशन होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें इस पार्ट के अंदर हम जानते हैं, ठीक है, 11th पार्ट के अंदर। अब इसके अंदर कितने आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल 245 से लेकर हम आर्टिकल 63 जो है वहां तक हम बेसिकली इसके बारे में बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, ठीक है। उसके बाद हमारा पार्ट 12 जो है उसके अंदर देखो बेसिकली पार्ट 12 जो है उसके अंदर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सूट मतलब बेसिकली वो पहने वाला सूट नहीं, ये केस वाला है कि मान लो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो ऐसे टाइम पर बेसिकली कोई मान लो एग्रीमेंट बनाया गया था, ठीक है, और अगर कोई एग्रीमेंट तोड़ देता है तो उस टाइम पर कौन से उसके ऊपर नियम कानून लगेंगे, कौन से उसके ऊपर लॉस उस टाइम पर हम मान सकते हैं, ठीक है। एग्रीमेंट बनाते टाइम पर क्या क्या हमें ध्यान रखना रहता है, एग्रीमेंट किस तरह का रहना चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड किस तरह एग्रीमेंट बनता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल बेसिकली 264 से लेकर 300 ए जो है बेसिकली कह सकते हो 300 आर्टिकल जो है वहां तक है, 246 से लेकर 300 जो आर्टिकल है हमारा वहां तक हमारा ये पार्ट 12 है, ठीक है, जिसके अंदर फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट ये सारे के बारे में एग्रीमेंट के बारे में बातचीत होती है। उसके बाद देखो आर्टिकल 13 जो है वो क्या कहता है कि बेसिकली उसके अंदर हम ट्रेड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब क्या कि इंडिया के अंदर अगर आपको बिजनेस करना है तो आप कौन से बिजनेस कर सकते हो। मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है तो वो क्या क्या चीजें करेगा, गवर्नमेंट कंपनी क्या क्या चीजें करती है, तो मतलब बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड ट्रेड की आप किस किस प्रकार का ट्रेड कर सकते हो। मान लो कोई चरस गांजा का ट्रेड करेगा तो उसको रोका जाएगा ना, तो मतलब आप किस किस प्रकार के ट्रेड्स कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है, क्या क्या ध्यान रखना रहता है ट्रेड करते टाइम पर, ट्रेड में क्या क्या चीज़ें होती है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हमें पार्ट 13 के अंदर बताया जाता है, जो कि आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक है, ठीक है। उसके बाद देखो आर्टिकल 14 जो है वो क्या कहता है, सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट एंड द टर्मिनल, ठीक है, बेसिकली कि मतलब इन लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या सर्विस मिलेगी, तो उसके बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 6 मतलब बेसिकली 14 जो है मतलब आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 233 तक जो है वो हमारा पार्ट 14 के अंदर ये आर्टिकल्स आते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है, बातचीत की गई है। उसके बाद देखो हमारा पार्ट 15 जो है वो है इलेक्शन के बारे में, कि किसी भी को इलेक्शन मान लो आपको लो जैसे बीजेपी है और कांग्रेस है, उनको इलेक्शन लड़ना है तो किस तरह से इलेक्शन लड़ सकते हैं, कौन से फॉर्म भरने पड़ते हैं। अगर मान लो आपको अकेला मतलब लड़ना है, इलेक्शन लड़ना है, तो आप किस तरह से इलेक्शन लड़ सकते हो, आपको कितने वोट की जरूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में मतलब इलेक्शन लड़ने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, नियम कानून है, या फिर आपको किस तरह से इलेक्शन लड़ना है, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो, पार्टी बनाना किस तरह से रहता है, तो उसके बारे में पार्ट 15 के अंदर बताई जाती है, जिसके अंदर आर्टिकल 224 से लेकर आर्टिकल मतलब 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक है। उसके बाद देखो हमारा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस है, जो पिछले दर्जे की जो लोग है, छोटी कास्ट के जो लोग है, तो उनके लिए कुछ प्रोविजंस यानी कि मतलब उनके लिए कुछ रिजर्वेशन सीट, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत होती है, ठीक है, मतलब समाज में इक्वालिटी मिल सके, या फिर उनके लिए काफ़ी सारे रिजर्वेशन सीट रहते हैं ना,
तो उनके बारे में बेसिकली ये हमारा पार्ट के अंदर बताए जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो पार्ट 16 जो है वो आर्टिकल 330 से शुरू होता है और आर्टिकल 342 के ए तक जाता है, ठीक है। मतलब इतने आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं जहाँ पर इससे रिलेटेड बात होती है, मतलब कौन से किस किस को कौन से मतलब बेसिकली रिजर्वेशंस मिलेंगे, क्या क्या प्रोविजंस है, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत होती है। उसके बाद देखो हमारा जो बेसिकली पार्ट 17 जो है वहाँ पर बात होती है लैंग्वेज की, कि कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज का ऑफिशियल मतलब बेसिकली काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्या लैंग्वेज होती है, मतलब लैंग्वेज के बारे में बेसिकली पूरी बातचीत इधर होती है। तो इसके ये जो हमारा पार्ट 17 है ये बेसिकली देखोगे तो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक है, ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर ABCD भी मिक्स है, तो इसलिए ये मत सोचना आर्टिकल के बीच में ABCD भी है वहाँ पर, ठीक है। तो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक हमारा पार्ट 17 है जहाँ पर लैंग्वेज के ऊपर बातचीत है। उसके बाद हमारा पार्ट 18 जो है वो है इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। अब इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है कल को मान लो पाकिस्तान चाइना हमारे पर हमला कर देता है, तो ऐसे टाइम पर इमरजेंसी का टाइम आ जाता है। यानी क्या कि अब मान लो कोई आदमी है, ठीक है, जो मान लो नाराबाजी कर रहा है कि हमको जॉब नहीं मिल रहा, हमको मतलब जॉब दिलाओ, सरकार कर रहा है, तो ऐसे टाइम पर पुलिस आकर उसको पीट कर भगा सकती है, ठीक है। मतलब उसका नाराबाजी करने का जो हक है बेसिकली वो छीन भी सकती है इमरजेंसी के टाइम पर, ठीक है। रातों रात मान लो किसी को उठा के लेकर चले गए, हमको शक हो रहा है कि ये दुश्मन का आदमी है, उसको उठा के लेकर चले गए सीधा, ठीक है, सीधा उठा के लेकर चले जाए, तो कोई भी रुकावट नहीं रहेगी। उस टाइम पर देखोगे तो जितने भी लोगों के हक होते हैं, राइट्स होते हैं, वो छीन लिए जाते हैं जब इमरजेंसी का टाइम होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे मतलब इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या हक आप छीन सकते हो, पार्लियामेंट के पास फिर कितना पावर रहता है, गवर्नमेंट के पास कितना पावर रहता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में इमरजेंसी प्रोविजन जो है मतलब बेसिकली हमारा पार्ट 18 जो है वो वहाँ पर बातचीत की गई है, ठीक है, जितने भी वहाँ पर आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक जो है वो इसी के बारे में बातचीत की गई है कि मतलब क्या कि बेसिकली कि मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब कि इमरजेंसी के टाइम पर क्या क्या चीज़ें रहेगी, गवर्नमेंट के पास कितना पावर रहेगा, गवर्नमेंट क्या क्या काम कर सकता रहेगा, लोगों के पास क्या मतलब लोग फिर क्या करेंगे उस टाइम पर, लोग अगर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताई गई थी, ठीक है। मतलब हमारा पार्ट 18 के अंदर जहाँ पर इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात की गई है। उसके बाद पार्ट 19 आता है जहाँ पर मिसलेनियस के बारे में बात की जाती है, और ये जो है बेसिकली हमारा पार्ट 20 जो है उसके अंदर बस एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 368, ठीक है। और आर्टिकल 368 यही कहता है कि मतलब आप पार्लियामेंट जो है उसके पास पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी एक्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर अमेंडमेंट ला सकती है, चेंज कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 360 के अंदर कि पार्लियामेंट के पास पावर है कोई भी चेंज करने का, वो चाहे तो किसी का राइट भी छीन सकती है इस आर्टिकल 368 की मदद से, ठीक है। मतलब थोड़ा बहुत अमेंडमेंट कर दे आर्टिकल्स के अंदर चेंज करके, कि आप फंडामेंटल राइट्स के अंदर चेंज मान लो कर दिया, आर्टिकल में चेंज कर दिया, तो इसके वजह से वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो 368 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देती है, वो जो चाहे वो चेंज ला सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपने हिसाब से। उसके बाद देखो पार्ट 21 होता है जहाँ पर टेम्पोररी, ट्रेडिशनल और स्पेशल जो प्रोविजंस होते हैं उनके बारे में बात की गई है, जो कि बेसिकली हमारा 369 से लेकर 372 जो आर्टिकल्स है वहाँ तक है, ठीक है। एंड उसके बाद देखो जो हमारा लास्ट एक है बेसिकली पार्ट जो है पार्ट 22, जो कि बेसिकली आर्टिकल 393 से लेकर 395 तक है, ठीक है, जहाँ पर हमारे पूरे आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर कि शॉर्ट टाइटल, डेट ऑफ कॉन्समेंट, बेसिकली ये सारी चीज़ों के बारे में बात की गई, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये 22 पार्ट्स होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और देखो यहाँ पर हो सकता है आपको उतना अच्छे से नहीं समझ आया होगा हर एक आर्टिकल्स आपको, क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पर आर्टिकल समझाने के लिए यहाँ पर पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बेसिकली किस प्रकार से चीज़ों को सजाया गया है, रखा गया, उसका स्ट्रक्चर आखिर किस प्रकार का है, तो उसको बताने के लिए मैं आपको बस हल्का फुल्का समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम इसलिए डिटेल में नहीं उतना घुसे, हर एक चीज़ को नहीं समझे उतना, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहाँ पर हमारे जितने भी पार्ट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी आर्टिकल्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। अब जैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद शुरू हो जाते हैं शेड्यूल्स, ठीक है। अब देखो शेड्यूल्स का मतलब क्या होता है, देखो शेड्यूल का मतलब है, आप ऐसा भी कह सकते हो कि शेड्यूल एक तरह का लिस्ट होता है जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। कि अब जैसे कि हमारा बेसिकली पहला ही शेड्यूल है, तो पहले शेड्यूल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है कि हमारा इंडिया जब है तो इंडिया के अंदर कौन से राज्य आते हैं, ठीक है, कौन से स्टेट्स जो है वो इंडिया के अंदर आते हैं, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। कौन से यूनियन टेरिटरीज आते हैं, कौन से लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार है, तो वो सब मतलब आते हैं कि नहीं आते, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई
गई कि मतलब लिखित में है हमारे पास कि ये जो राज्य है, ये जो स्टेट्स है, वो हमारे मतलब इंडिया के बॉर्डर के अंदर आते, यानी हमारे टेरिटरी के अंदर आते। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो सारी चीज़ें बताई जाती है। तो आप ये भी कह सकते हो एक तरह का लिस्ट होता है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि जो जो चीज़ें हमारे आर्टिकल्स के अंदर नहीं लिखी होती है, यानी जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे आर्टिकल्स हमें नहीं देते, वो इन्फॉर्मेशन या फिर बोल सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें शेड्यूल्स दे देते हैं। ठीक है, मतलब बता देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि वो आर्टिकल्स में नहीं बताया गया था, इसलिए शेड्यूल्स में बता दिया गया है। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल तो मैंने आपको बता दिया कि बेसिकली इसके अंदर हम स्टेट्स के बारे में बात करते हैं कि मतलब कौन से स्टेट्स जो है या फिर यूनियन टेरिटरीज जो है वो हमारे मतलब इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, इंडिया के टेरिटरी के अंदर आती है। टेरिटरी मतलब इंडिया की जो सीमा है उसके अंदर आती है। उसके बाद देखो हमारा जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर देखो हम बात करते हैं कि बेसिकली जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस मतलब गवर्नमेंट का जो काम होता है, जैसा प्रधानमंत्री हो गए, तो ये भी सरकारी काम है, मतलब सरकारी एक काम है ना, प्रधानमंत्री परमानेंट नहीं रहता बट ये भी एक सरकारी काम है। राष्ट्रपति हो गए या फिर कोई भी मतलब रहता है पब्लिक ऑफिसर रहता है, जो भी मतलब सरकारी काम करता है, तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, उसको कितनी सैलरी मिलती है तो वो सेकेंड शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी। जैसे राष्ट्रपति को कितना सैलरी मिलेगा, प्रधानमंत्री को कितना सैलरी मिलेगा, 10,000 मिलेगा कि 9,000 मिलेगा, तो उसके बारे में बेसिकली हमारा सेकंड शेड्यूल हमको बताता है कि मतलब किसको कितनी सैलरी मिलेगी, मतलब जो सरकारी काम करते हैं उसके बारे में हमारा सेकंड शेड्यूल बताता है। उसके बाद देखो थर्ड जो हमारा शेड्यूल है उसके अंदर बातचीत होती है। बेसिकली थर्ड शेड्यूल के अंदर ये बताया जाता है कि कोई भी आप जैसे मान लो सैलरी की बात हो गई, ठीक है, कि हाँ भाई इसको इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, मान लो आप प्रधानमंत्री है, ठीक है, प्रधानमंत्री को 10,000 सैलरी मिलेगी। अब सैलरी की बात हो गई तो उसके बाद ये भी तो बात होगी ना कि आप देखो क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, अब जैसे पुलिस ही रहती है, तो अगर मान लो कोई पुलिस बन जाता है तो उसके बाद वो शपथ लेता है। प्रधानमंत्री रहते, प्रधानमंत्री कोई बन जाता है तो उसके बाद वो शपथ लेता है। ठीक है, तो कौन सी शपथ लेगा, किस तरह से शपथ लेगा, तो उसके बारे में जो है वो हमारे थर्ड शेड्यूल के अंदर बताया जाता है कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो कौन सी शपथ लेगा, किस प्रकार की शपथ लेगा, तो उसके बारे में शपथ के बारे में तो वो हमारे थर्ड शेड्यूल के अंदर बताया जाता है। उसके बाद देखो हमारा जो फोर्थ शेड्यूल होता है उसके अंदर ये बात की जाती है कि बेसिकली हमारा जो राज्यसभा और लोकसभा जो है उसकी कितनी सीटें जो है वो कौन से राज्य में फैली है। मतलब क्या कि आप जैसे उत्तर प्रदेश है तो वहाँ पर लोकसभा की जो है वो 30 सीटें हैं। ठीक है, मतलब 30 सीटें लोकसभा की जो है वो मतलब यूपी के अंदर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वैसे ही कौन से स्टेट के अंदर कितनी सीटें रहेगी, वो कितनी राज्यसभा की रहेगी, कितनी लोकसभा की सीटें रहेगी, तो उसकी बात जो है वो हमारा फोर्थ शेड्यूल के अंदर की गई है। ठीक है, अगर आप चाहते हो फोर्थ शेड्यूल के बारे में देखना तो आप गूगल पर तो सर्च मार सकते हो फोर्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप इमेज में जाकर देख सकते हो। वहाँ पर आपको लिस्ट दिखा देगा कि कौन से स्टेट के अंदर कितनी लोकसभा की और कितनी राज्यसभा की सीटें अलॉट की गई है। ठीक है, तो फोर्थ शेड्यूल के अंदर ये बताया गया है। उसके बाद देखो हमारा जो फिफ्थ शेड्यूल होता है बेसिकली हम इसके अंदर ये देखते हैं जो हमारा शेड्यूल्ड एरिया होता है, मतलब जहाँ पर छोटी कास्ट के लोग होते हैं या फिर जो आदिवासी लोग होते हैं, तो उनके बारे में बेसिकली कौन से आदिवासियों के लोग होते हैं, उनको क्या क्या चीजें मिलेगी, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पर हमारे फिफ्थ शेड्यूल के अंदर बताई गई रहती है। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा जो सिक्स्थ शेड्यूल होता है उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, देखो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है, ठीक है, जो आसाम है, मेघालय है, मतलब जो एकदम साइड वाला है ना, चाइना की इधर का जो बेसिकली हमारा इंडिया का पीछे वाला मतलब साइड वाला हिस्सा है। ठीक है, जहां पर देखो उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वहां पर आदिवासी ज़्यादा रहते हैं, तो इसके वजह से वहां के कुछ नियम कानून जो है वो नॉर्मल हमारे बाकी के राज्यों से थोड़े बहुत अलग है। ठीक है, जिसकी वजह से क्योंकि वहाँ के अलग नियम कानून है, जिसकी वजह से वहाँ पे थोड़े से डिफरेंस किए गए हैं कि मतलब ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे जो स्टेट्स है वहाँ के, उनके थोड़े बहुत अलग कुछ नियम कानून रहेंगे, उनके लिए अलग प्रोविजंस रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उनके लिए थोड़ा अलग एडमिनिस्ट्रेशन नियम कानून रहने की वजह से इसके लिए सिक्स्थ शेड्यूल बना दिए गए कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है उनके इधर क्या क्या नियम कानून रहेंगे, अलग रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं इसके वजह से। ठीक है, उसके बाद देखो हमारा जो सेवंथ शेड्यूल उसके होता है बेसिकली उसके अंदर ये बात की जाती है कि जो हमारा यूनियन है या फिर जो हमारे स्टेट है उनकी बेसिकली क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो कौन से काम करेंगे, किसको क्या काम करना रहता है, उसके बारे में। जैसे अब राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति का काम इतना रहता है हमारे इंडिया के अंदर कि बस कोई भी मान लो प्रधानमंत्री कुछ ना लो, कोई नया नियम कानून ला रहे हैं, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट में पास को मतलब हमारे जो राष्ट्रपति है उनका बस काम इतना रहता है कि उसके ऊपर बस साइन कर दे, वो काम होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ों को सोचना ही नहीं रहता। उनका काम रहता है बस साइन कर दो, हाँ बस बोल दो, ठीक है, कि मतलब साइन करके दे दिया कि भाई परमिशन दे दी, अब तुम काम करते रहो।
तो बेसिकली उनका काम क्या क्या रहता है, यूनियन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उसकी लिस्ट दी गई रहती है 7 शेड्यूल के अंदर। उसके बाद 8 शेड्यूल जो रहता है वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया जाता है, जो कि आप कई बार सुने होंगे। 8 शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज बताए गए हैं, 22 जो हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उनके बारे में बताया गया है कौन से जो लैंग्वेज है उनको हमने ऑफिशियल कगार दिया गया है, ठीक है। तो 8 शेड्यूल के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखो 9th शेड्यूल जो है हमारा है, बेसिकली उसके अंदर हमने ये बताया कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स है या फिर कौन से ऐसे लॉ है जिनको पब्लिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं लेके जा सकती या फिर हाई कोर्ट तक भी नहीं पहुंचा सकती। यानी क्या, अगर मान लो अब जैसे आर्टिकल 368 है, ठीक है। 368 क्या कहता है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो है और वो जो चाहे उस मतलब कोई भी मान लो नियम कानून में चेंज कर सकती है, लॉ को चेंज कर सकती है, ठीक है, किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप उसके ऊपर जाकर मतलब सुप्रीम कोर्ट में या फिर किधर और केस नहीं कर सकते। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो क्या कहती है कि अगर मान लो कोई नेता है, उसको बोला, उसका काम क्या है, उसका ड्यूटी है कि भैया रोड खराब है तो रोड बनाने की उसकी ड्यूटी है, लेकिन अगर वो नहीं करता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगली बार बस उसको वोट मत देना, यही कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आप चाहो तो मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा 9th शेड्यूल है ये हमें ये बताता है कि कौन से ऐसे नियम कानून है, आर्टिकल्स है या फिर लॉ है जिनको आप बेसिकली मतलब कह सकते हैं ना, इनके अगेंस्ट में आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद देखो 10th शेड्यूल है, उसके अंदर क्या चीज़ होती है, तो 10th शेड्यूल के अंदर एंटी डिफेक्शन के बारे में बात किया जाता है। यानी क्या कि जैसे अब लोकसभा राज्यसभा होता है, तो अब मान लो लोकसभा है, ठीक है। अब होता है क्या, देखो कोई भी सरकार जो होती है, जैसे अब मान लो प्रधानमंत्री जी है, ठीक है, तो उनके पास अगर मान लो जितने ज़्यादा संसद रहते हैं, मान लो अब जैसे उनके पास 300 है, ठीक है, 300 MP लोग हैं, ठीक है, जिनको हम MP भी बोलते हैं। तो जो MP लोग होते हैं तो बेसिकली 300 उनके पास MP है। एक MP जो होता है उसकी पावर इतनी रहती है, देखो कि देखो होता क्या है, जब वोटिंग करने जा रहे थे, मान लो अब प्रधानमंत्री जी है, अब उन लोग वोटिंग करने गए थे कि हाँ भाई मेरे को वोट दे दो, मतलब वोटिंग करने नहीं गए थे, वोट मांगने, वो उससे वोट मांग रहे थे। तो ऐसे टाइम पर उन्होंने अपनी बेसिकली अपनी जो भी पार्टी है उनको दिखाया कि भैया हमको वोट दे देना। अब लोगों ने उनकी पार्टी को देखकर जब वोट किया तो देखो अगर 10 लाख लोग वोट देते हैं तो वो जो वोट है बेसिकली वो एक MP वहाँ का जो बेसिकली एक सीट जो है वो मिल जाता है एक MP को, ठीक है। कि मान लो अब जैसे BJP है, BJP का एक MP रहेगा, उसको वो सीट मिल जाएगी कि हाँ भाई इधर के 10 लाख लोगों ने वोट दे दिया BJP को, तो वहाँ की एक सीट जो है वो BJP की एक MP को मिल जाएगी, ठीक है, मतलब MP को, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो और सीटें भी मिल गई तो और मान लो और 10 लाख मिल गई तो एक और सीट मिल गई। तो ऐसे ही मान लो अगर 500 सीटें मिल जाती है, मतलब 200 से मतलब 300 से ज़्यादा सीटें मिल जाती है, ठीक है, लगभग मान लो 250 से ऊपर सीटें मिल जाती है, तो आपकी सरकार बन जाएगी और आप बन जाओगे यहाँ के मतलब नए प्रधानमंत्री, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से वो वोटिंग होती है, ठीक है। अब कल को मान लो वो जो MP है यानी वो जो सांसद है जिसके पास मतलब 10 लाख की वोटिंग है, वो अगर दूसरे पार्टी में चला जाता है, ठीक है, उसको वोटिंग देखो उसको जो वोट है 10 लाख जो वोट है वो मिला था किसके नाम पे, BJP के नाम से, ठीक है, मतलब BJP जो पार्टी है उसके नाम से मिला था। लेकिन कल को मान लो वो बदल जाता है, कांग्रेस में चला जाता है, मान लो कांग्रेस पार्टी वाले उसको पैसा देते हैं, काम कर तू MP जो है तू हमारे सांसद जो तू है जिसके पास 10 लाख वोट है, एक काम कर तू हम लोग किधर आ जा, और वो मतलब बेसिकली 10 लाख वोट जो है वो हमको मिल जाएगा और हम लोग जीत जाएंगे, ठीक है। तो उसको पैसा देकर अगर वो बुलाता है तो ऐसे टाइम पर इसको हम बोलते हैं दल बदल। यानी क्या, वो जो MP है वो अपना जो दल है, ग्रुप जो है उसको चेंज कर रहा है दूसरे के साथ में। अब ऐसे टाइम पर क्या होगा, अगर मान लो वो जो MP है वो अगर अपना जो है बेसिकली अपनी जो पार्टी अगर वो छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो हमारा जो 10th शेड्यूल है बेसिकली वो कहता क्या है कि अगर मान लो कोई भी आदमी है, कोई भी मतलब MP है, कोई भी सांसद है लोकसभा का, राज्यसभा का, जो मतलब लोकसभा का जो चाहता है कि मान लो कि मैं दूसरे पार्टी में चला जाऊँ, अपने पार्टी छोड़ गए, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, अगर मान लो जैसे ही वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी की पार्टी में चला जाता है या फिर अपनी पार्टी छोड़ देता है, तो वैसे ही उसकी जो सीट होगी यानी उसकी जो 10 लाख उसकी वोटिंग की जो कीमत थी उसके पास कि भाई ये MP है, सांसद है, इसके पास 10 लाख वोटिंग है, तो वो जो कीमत उसकी रहेगी वो हट जाएगी और वो बेसिकली एक मतलब एक नॉर्मल आदमी बन जाएगा जैसे ही वो अपने मतलब ग्रुप से हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो रहेगा वो मतलब अपनी पार्टी को छोड़ नहीं सकता है, क्योंकि देखो पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि लोग जो रहते थे मतलब जैसे कांग्रेस रहती थी तो दूसरे की पार्टी को खरीद लेती थी, मतलब दूसरे पार्टी के जो सांसद रहते थे, MP लोग रहते थे, उनको पैसा देकर अपने पार्टी में बुला लेते थे और मतलब जीत जाते थे, ठीक है। तो इसके लिए ये बेसिकली ये 10th शेड्यूल बनाया गया ताकि कोई भी आदमी जो है, MP जो है, सांसद जो है, वो अपनी पार्टी को चेंज ना करे और लोगों ने जिस पार्टी को भी वोट दिया है वही पार्टी का नेता जो है वो जो भी बनना है प्रधानमंत्री CM वो बने, ठीक है।
तो हमारा 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन का बताता है कि अगर मान लो कोई सांसद है जो अपना पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है तो ऐसे टाइम पर उसकी जो कीमत है, मतलब उसके पास जो 10 लाख वोट की जो पावर थी जिसके वजह से उसको बुलाया जा रहा था, वो ही खत्म कर दी जाएगी। और जैसे ही वो अपनी पार्टी छोड़ देगा वैसे ही बेसिकली वो एक नॉर्मल आदमी बन जाएगा और अब उसकी कोई पावर नहीं है, ठीक है। तो अगर वो पार्टी छोड़ता है तो उसी का घाटा रहेगा, तो वो फिर छोड़ नहीं सकता, ठीक है। बट उसी से रिलेटेड एक और भी नियम कानून इसी के अंदर 10th शेड्यूल के अंदर बताए गए हैं। क्या है वो नियम कानून? तो देखो, अगर मान लो कोई पार्टी है, ठीक है, जिसके अगर 70 मतलब कह सकते हो कि आधे से ज्यादा परसेंट जो लोग हैं, मतलब 70% जो लोग हैं, अगर मान लो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, ठीक है। मान लो बीजेपी है, अब बीजेपी के 70% लोग, अगर मान लो 70% जो सांसद है सब निकल के चले जाते हैं कांग्रेस में, ठीक है, सबके सब निकल गए, 70% जो लोग हैं वो निकल के चले गए कांग्रेस में। तो ऐसे टाइम पर इसे हम एंटी डिफेक्शन नहीं बोलेंगे कि जितने भी लोग थे सबको मतलब ये पार्टी नहीं पसंद आ रही थी इसलिए चेंज कर दिया, सही काम नहीं कर रहे थे इसलिए चेंज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर ये जो बेसिकली चेंज किया गया, तो ऐसे टाइम पर क्या होगा, इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा और जितने भी सांसद गए उनके पास वो 10 लाख की वोटिंग की जो पावर थी वो रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो एक दो आदमी है, एक एमपी है, एक सांसद है जो निकल के चला गया दूसरे पार्टी में, तो उसके बेसिकली उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लगेगा और वो जो आदमी रहेगा उससे उसकी जो 10 लाख वोटिंग की जो पावर थी, एमपी की जो पोस्ट थी वो छीन ली जाएगी और वो एक आम नागरिक बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 10th शेड्यूल बताता है। उसके बाद देखो 11th शेड्यूल के अंदर पंचायत के ऊपर बात की गई है कि बेसिकली पंचायत जो रहती है हमारी गांव के अंदर, जो पंचायत होती है, मुखिया सरपंच, तो उनके बारे में बात की जाती है, वो किस तरह से काम करेंगे, क्या होगा पंचायत के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर हमारे 11th शेड्यूल के अंदर बात की गई है। और 12th शेड्यूल के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात की गई है। यानी क्या, देखो पंचायत जो होता है वो गाँव में रहता है कि गाँव में पंचायत रहती है, मुखिया रहता है, सरपंच रहता है। लेकिन शहर जो रहता है वहाँ पर पंचायत नहीं रहता, वहाँ पर रहते हैं बेसिकली मेयर रहते हैं। मतलब अगर बड़ी शहर है, मान लो जैसे मुंबई है, तो वहाँ पर मेयर रहते हैं, नहीं तो छोटे छोटे नगर पालिका वाले रहते हैं। तो बेसिकली 12th शेड्यूल के अंदर हम म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, यानी अर्बन एरिया में किस तरह का लोग जो रहेंगे, लोकल गवर्नमेंट किस प्रकार की रहेगी, ठीक है। तो 11 हमारे 12th शेड्यूल के अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। बेसिकली हमारे टोटल 12 शेड्यूल्स थे, ठीक है। मैं भी आपको 12 शेड्यूल हल्का फुल्का समझ आ ही गया होगा। उसके बाद देखो अब नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है, अब यहाँ तक देखो हम जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल्स भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स, ठीक है। अब अमेंडमेंट्स क्या होते हैं? तो अमेंडमेंट्स बेसिकली चेंजेस होते हैं जो कि हमने टाइम टू टाइम किए थे हमारे पुराने आर्टिकल्स के अंदर। यानी कि कभी कुछ केस हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, हमको दिख रहा है कि ये पुराना आर्टिकल जो है ये थोड़ा बहुत गलत है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है या फिर इसके अंदर कुछ अपडेट लाने की ज़रूरत है। तो इसकी वजह से जब हम उसके अंदर कुछ चेंज कर देते हैं, जब उसमें कुछ अमेंड कर देते हैं, अमेंड का मतलब होता है चेंज कर देना, तो बेसिकली उससे हम अमेंडमेंट बोलते हैं। तो आर्टिकल्स के अंदर चेंज करने को अमेंडमेंट बोला जाता है। तो देखो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काफ़ी सारे हमने अमेंडमेंट्स किए अपने आर्टिकल्स के अंदर। तो टोटल देखोगे तो 118 आर्टिकल्स के अंदर 118 अमेंडमेंट्स किए गए हैं अभी तक के टाइम तक, ठीक है। तो यहाँ पर 123 दी गए हैं, तो मतलब बेसिकली ये अभी तक का 2018-19 तक का बात बता रहे हैं, मतलब टोटल इतने अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है। अब देखो बेसिकली ये जो अमेंडमेंट की जो पावर है ये मिलती किसको है और कौन कर सकता है? तो देखो आर्टिकल 368 जो है वो कहता है कि जो पार्लियामेंट है हमारा, यानी लोकसभा, मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा, उनके पास पावर है। अगर मान लो 50% से ज़्यादा लोग अगर राज़ी हो जाते हैं, ठीक है, जैसे 370 ही था, ठीक है। अब 370 जो था, मतलब जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं हमारे, तो उनके पास क्योंकि देखो ज़्यादा सांसद थे, ज़्यादा वोटिंग थी, क्योंकि देखो लोकसभा जो है वहाँ पर लगभग 500 से ऊपर जो रहते हैं, मतलब 542-45 ऐसे कुछ सांसद रहते हैं, ठीक है, इतने लोग रहते हैं लोकसभा के अंदर। अब होता क्या है, देखो अगर 50% से ऊपर, यानी क्या कि देखो अगर 270 से ऊपर लोग अगर आपको वोट दे देते कि हाँ भाई ये आदमी सच बोल रहा है, यही वाला काम हमें कर देना चाहिए, ठीक है, ये नियम को हटा देना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर ये अगर पास हो जाता है तो उस एक्ट के अंदर चेंज किया जाएगा, राष्ट्रपति कोई भी रुकावट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर 50% से कम होता है तो अब रुकावट हो जाती है, तो बस 50% लाना रहता है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी है तो उनके पास 300 सांसद है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से गए, आराम से सबको मना लिया और 370 हटा दिया, ठीक है। तो इसलिए वो आराम से 370 हट गया क्योंकि उनके पास 300 सांसद थे लोकसभा के अंदर, ठीक है। तो देखो अमेंडमेंट्स किस तरह से, तो आर्टिकल 368 जो है हमें पार्लियामेंट के अंदर हक देता है पार्लियामेंट को कि वो चाहे तो किसी भी आर्टिकल के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। शर्तें इतनी है कि 50% जो है 50% से ज़्यादा वोटिंग होनी चाहिए लोकसभा राज्यसभा के अंदर, ठीक है।
तो बेसिकली मतलब यही शर्तें रहती है। तो काफ़ी सारे मतलब अमेंडमेंट्स किए गए हैं टाइम टू टाइम। सबसे पहला जो अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो किया गया था बेसिकली हमारे ठीक जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था उसके 15 महीने बाद, यानी कि बेसिकली 1951 में किया गया था। तो बेसिकली इस अमेंडमेंट के अंदर क्या किया गया था, तो देखो सबसे पहला जो अमेंडमेंट था वो था बेसिकली देखोगे तो ये जो जमींदारी पहले के टाइम पे क्या होता था, देखो कि जितने भी राजा महाराजा रहते थे या फिर जो बड़ी जात वाले रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा ज़मीन छेका लेते थे, मतलब दूसरे दूसरे ज़मीन हड़प हड़प के बहुत ज़्यादा ज़मीन रख लेते थे और फिर उस ज़मीन के ऊपर मजदूरों को काम करवा कर उनसे मतलब जितने भी फसल वसल उगते थे बेच बाच कर आराम से खाते थे, ठीक है। मतलब कोई काम नहीं करते थे, दूसरे से मेहनत करवा देते और खुद कमाते थे, ठीक है। तो जमींदारी सिस्टम चलता था। तो उसी को हटाने के लिए जमींदारी अबोलिशन एक्ट बनाने बेसिकली बनाया गया था, अमेंडमेंट आर्टिकल बनाया गया था, एक्ट बनाया गया था। तो बेसिकली ये सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया था कि पुराना जो जमींदारी सिस्टम जो है, क्योंकि देखो पुराना एक नियम कानून था तो उसको चेंज करने के लिए अमेंड किया गया और बेसिकली इसको रोक कर दी गई कि अब बेसिकली क्या किया गया उसके अंदर हुआ क्या कि देखो ये जो नया अमेंडमेंट किया गया था इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर ये किया गया था कि देखो जितने भी लोग हैं, जितने भी जमींदार हैं या फिर जितने भी लोग हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं तो उनको एक पर्टिकुलर एक अमाउंट रहेगा कि इतनी ही आपको ज़मीनें मिलेगी और इससे ज़्यादा जितनी भी आपके पास ज़मीनें रहेगी, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ज़मीनें रहती है, इससे ज़्यादा रहती है जितनी लिमिट हमने बताई है, तो अगर उससे ज़्यादा ज़मीनें रहती है तो उन ज़मीनों को गवर्नमेंट सीज कर लेगी और उन ज़मीनों को जो गवर्नमेंट रहेगी वो गरीब लोगों या फिर जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो फार्मर्स है जिनके पास ज़मीन नहीं है तो उनको दे देगी, ठीक है, ताकि वो खेती बाड़ी कर सके, ताकि मतलब एक लैंड रिफॉर्म आ सके, मतलब हर जगह इक्वली सबको लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। कि मतलब गरीब जो रहेंगे उनके पास भी लैंड रहे, नहीं तो सब मजदूरी करते बैठेंगे और जो अमीर है जो बैठ के खा रहे, जो जमींदार है तो उनको बेसिकली जो दूसरे की जमीनें हड़पे है तो छीन सके उनसे, ठीक है। तो एक लिमिटेड जमीन आपके पास रहेगी जो जमींदार रहेगी और जो एक्स्ट्रा जमीनें रहेगी उन जमीनों को हम सीज करके जो बेसिकली जो गरीब लोग रहेंगे जिनके पास जमीनें नहीं है उनको देंगे। तो ये बेसिकली पहला अमेंडमेंट लाया गया था। टोटल जो बेसिकली अमेंडमेंट किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो वो है 123, मतलब अभी तक का, मतलब 2018 जनवरी में ही बेसिकली एक लास्ट अमेंडमेंट किया गया था। तो अभी तक 123 अमेंडमेंट्स किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये टोटल अमेंडमेंट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब देखो लास्ट में होता है अपेंडिसेस, ठीक है। अपेंडिसेस का मतलब बेसिकली इसको आप ये भी बोल सकते हो, इसको हम एक्स्ट्रा में बोलते हैं कि मतलब लास्ट के पन्ने में एक एक्स्ट्रा पन्ना नहीं चिपका दिया जाता है जहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई रहती है, तो इसे अपेंडिक्स या फिर अपेंडिसेस बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो इसका एक और भी मतलब होता है, कुछ लोग इसको अपेंडिक्स का मतलब पेट का एक ऑर्गन रहता है उसको समझ लेते होंगे, तो ये वो वाला अपेंडिक्स नहीं है। इसका मतलब होता है कि बुक के लास्ट में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहती है तो उसे अपेंडिक्स बोला जाता है। तो देखो अपेंडिक्स 1 जो है वो क्या कहता है, बेसिकली इसके अंदर हमने एक ऑर्डर पास किया था, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1957, जिसके अंदर हम बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड जो बातचीत है, एप्लीकेशन है कि वहाँ पर किस तरह से कार्यकाल होगा, वहाँ पर काम किस तरह से होगा, उसके बारे में यहाँ पर फर्स्ट अपेंडिक्स के अंदर बातचीत की गई थी। और दूसरा जो अपेंडिक्स है वो रीस्टेटमेंट के बारे में बात की गई थी, ये भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था बेसिकली कि वहाँ पर किस तरह से हम सेटलमेंट करेंगे, लोगों को बसाएंगे, उसके बारे में ये था सेकेंड बेसिकली अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर था जो मे भी आपको समझ आ गया होगा पूरा स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती है। उसके अंदर सबसे पहले होते हैं प्रेम्बल, फिर होता है हमारा पार्ट्स जिसके अंदर होते हैं काफ़ी सारे आर्टिकल्स जो टोटल है 451, ठीक है। आर्टिकल्स खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आते हैं 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स के बाद आते हैं अमेंडमेंट्स जो है 123 और उसके बाद हमारे कुछ 2 आते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। अब जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाता है तो यहाँ पर बेसिकली अब देखो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी कि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता किस प्रकार का हो, ठीक है। अब देखो हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई थी कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल बेसिकली जो आर्टिकल 51A जो है, जो हमारा बेसिकली पार्ट 4 का जो ए है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताता है, ठीक है। कि मतलब क्या कि जो सिटीजन्स है, जो इंडिया के नागरिक है, उनका क्या क्या मतलब उनको क्या क्या चीज़ें करनी होती है, तो उनकी ड्यूटीज़ जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है इंडिया के लोगों की, वो हमें आर्टिकल बेसिकली पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 का जो ए है वो बताता है, आर्टिकल 51 का ए, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो उन्हें करनी रहती है, ठीक है। बट यहाँ पर कुछ बेसिकली सिचुएशन है कि देखो कुछ यहाँ पर ऐसे भी आर्टिकल्स है, मतलब बेसिकली कुछ ऐसे भी ड्यूटीज़ है जो कि आप अगर नहीं भी मानते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी को मान लो अगर आप
जैसे आप मान लो आपको बोला गया है कि आपको मतलब किसी की इज्जत करनी है, ठीक है, किसी को बोला गया है कि आप गांधी जी की इज्जत करो, ठीक है, अगर आप इज्जत नहीं भी करते हो तो आपको कोई जेल में नहीं डालने वाला, आपको कोई सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस नहीं करेगा, ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसी ड्यूटीज़ कि आपको बोला गया है आप इज्जत करो बट नहीं करते हो तो क्या करें, आप अपनी ड्यूटी को नहीं फॉलो करोगे, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, ठीक है। तो कुछ ऐसी ड्यूटीज है जो कि पनिशेबल नहीं है, जहाँ पर पनिश आपको नहीं किया गया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कहीं पे भी नहीं जाया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी ड्यूटीज़ है, बेसिकली 4 ड्यूटीज़ ऐसी है जो अगर आप फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, और जिसका अगर आप विरोध करते हो या फिर वो फॉलो नहीं भी करते हो तो ऐसे टाइम पर आपको पनिश है, यानी आपको जेल हो सकती है, आपको कैद में डाला जा सकता है या फिर आपको ऊपर फाइन ली जा सकती है, ठीक है, मतलब फाइन ली जा सकती है। तो मतलब अगर आप उन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हो तब, ठीक है। तो क्या क्या ड्यूटीज़ होती है तो देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ इंडियन सिटीजन्स, यानी इंडिया के जो नागरिक है उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, फंडामेंटल्स क्या क्या ड्यूटीज़ होती है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी होता है वो होता है टू अबीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन, द फ्लैग, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। यानी क्या कि हमको इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है। यानी क्या, जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या होता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिन भी चीज़ों का बताया गया है, इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है, जैसे कि पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये सब के बारे में बताया गया है, तो इनके जो भी डिसीजंस रहते हैं इनकी रिस्पेक्ट करो आप। हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो इनकी भी रिस्पेक्ट करो आप, ठीक है। अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अब जैसे हमारा नेशनल फ्लैग है, ठीक है, नेशनल फ्लैग है हमारा, तो अगर मान लो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ठीक है, आप मान लो नेशनल फ्लैग के ऊपर लात रख देते हो या फिर उसे फाड़ देते हो, ठीक है, तो ऐसे टाइम पर देखो तो आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो हमारे भारत के झंडे की। और अगर आप अपने फ्लैग की रिस्पेक्ट करते हो, नेशनल फ्लैग मतलब रिस्पेक्ट नहीं करते हो, तो आपको जेल में भी डाला जा सकता है, आपको पनिश किया जाएगा, फाइन लिया जाएगा और आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप नेशनल फ्लैग की इज्जत नहीं करते हो, नेशनल एंथम की इज्जत नहीं करते हो, ठीक है। अब बेसिकली देखो यहाँ पर ये बात नहीं है कि आपको नेशनल एंथम, अगर मान लो कहीं नेशनल एंथम बोली जा रही है, ठीक है, कि नेशनल एंथम अभी चल रही है, तो अगर आपको नहीं बोलने आती है, ठीक है, आपको अगर नेशनल एंथम नहीं बोलने आती है तो आप चुपचाप से सावधान की मुद्रा में खड़ी रहो, मतलब एकदम जो रहता है ना पोज में, एकदम सावधान की उस पोज में खड़े रहो, ठीक है, शांति से चुपचाप, कि जो नेशनल एंथम अभी चल रहा है तो ऐसे टाइम पे चुपचाप खड़े रहो और सुनते रहो, ठीक है। अगर आपको बोलने नहीं आता है तो बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो मत बोलो, लेकिन उस एंथम की डिसरिस्पेक्ट मत करो। यानी क्या कि अगर मान लो एंथम चल रहा है तो इधर मत भटको, या फिर ऐसा नहीं कि उधर एंथम चल रहा है इधर आप अपना मोबाइल चला रहे हो, फालतू काम कर रहे हो, तो मतलब उसकी रिस्पेक्ट करो। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा ये जो फर्स्ट ड्यूटी है कि आपको नेशनल फ्लैग की मतलब इज्जत करनी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, तो उन सारी चीज़ों की आपको इज्जत करनी है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पर जाकर आप थूक दिए, तो मतलब वो सारी चीज़ें नहीं करनी है। और अगर आप ये नहीं करते हो, इज्जत नहीं करते हो, अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको पनिश किया जाएगा, क्योंकि ये जो पहला हमारा ड्यूटी है ये पनिशेबल है, ठीक है, कि आपको इसके ऊपर सज़ा मिल सकती है। उसके बाद दूसरा जो बेसिकली होता है, दूसरी जो ड्यूटीज़ होती है, टोटल 11 ड्यूटीज़ है, तो दूसरी जो ड्यूटी होती है वो होती है टू क्रिशियस एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल टू फ्रीडम। यानी क्या कि जितने भी लोग थे हमारे पुराने टाइम पर जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, जैसे कि अब गांधी जी थे तो उनकी डायलॉग था कि अंग्रेजों बाहर निकलो, ठीक है, भारत से बाहर निकलो। तो ऐसे जितने भी बेसिकली हमारे लोग थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई थी, आज़ादी दिलाने में काफ़ी सारा मेहनत किया था, तो उनके जितने भी सोच थे, उनकी विचारें जितनी भी थी, उनको याद रखो और आगे लेके चलते रहो कि कल को अगर मान लो आपके साथ कोई ऐसा करता है, मान लो कोई ऐसा नेता आ गया और आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो आप आवाज़ उठा सको और अपनी आज़ादी के लिए लड़ सको, ठीक है। तो ये आपको मतलब बेसिकली उनके आइडियाज़ को फॉलो करना है, उनके बातों को याद रखना है, ठीक है। बट ये पनिशेबल नहीं है। अगर मान लो आप नहीं भी याद रखते हो, अगर आप बोलते हो नहीं मैं गांधी की बात नहीं याद रखूंगा, मैं किसी की भी बात नहीं याद रखूंगा, मैं जो मन चाहे वो करूंगा, ठीक है, मैं उनकी बात क्यों मानूं, मैं अपनी बात मानूंगा, तो कोई बात नहीं, मत मानो, ये आपकी ड्यूटी पनिशेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरी जो ड्यूटी रहती है वो ये रहती है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी क्या कि इंडिया को बेसिकली एक यूनिटी बनाकर रखना है, कि आप ऐसे कोई बयान नहीं दे सकते। वो रहता है ना, कुछ नेता रहते हैं या फिर कुछ लोग रहते हैं जैसे बोल देते हैं, जैसे आप कश्मीर में ही रहते हैं, काफ़ी सारे लोग रहते हैं नहीं बोलते कि हमको कश्मीर अलग करके दो, हम इंडिया के साथ नहीं रहेंगे, हमको आज़ाद कश्मीर चाहिए। तो ऐसी जो बयानें हैं, ऐसी जो बातें, ये क्या दिखाती है कि आप इंडिया को तोड़ना चाहते हो, ठीक है, कश्मीर को अलग करना चाहते हो इंडिया के साथ, मतलब इंडिया से अलग करना चाहते हो। तो ऐसे आप बयान नहीं दे सकते। आपकी ड्यूटी है कि आप इंटीग्रिटी रखो, सबको एक साथ रखो।
उसके बाद देखो चौथा जो बेसिकली हमारा ड्यूटी होता है वो ये रहता है टू डिफेंड द कंट्री एंड टू रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब क्या है, देखो कल को मान लो चाइना पाकिस्तान में कुछ जंग लड़ जाती है या फिर आप इंडिया जो है वो किसी प्रॉब्लम में आ जाता है, तो ऐसे टाइम पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसकी मदद करो, मतलब अपनी देश की मदद करो। यानी कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है, नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको आपकी मतलब बेसिकली ये ड्यूटी बनती है कि आप अपनी देश की मदद करो, ठीक है। बट ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो हर एक आदमी जो है वो जंग लड़ने नहीं जा सकता, ठीक है। अब कोई टीचर है, अब जैसे हम लोग है, मैं हूँ, तो जाऊँगा थोड़ी जंग लड़ने के लिए, मेरे को आता ही नहीं बंदूक कैसे चलाना है, तो कैसे चलाएंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, बेसिकली ये जो ड्यूटी है ये आप करना चाहो तो कर सकते हैं, आपकी ड्यूटी बनती है। बट अगर नहीं भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है, ठीक है। बट ये आपकी ड्यूटी है कि आप बचाओ। अब जैसे मान लो कोई घर में आ जाता है, आपको आपके घर वालों को पीटने लग रहा है, ठीक है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप जाकर उन्हें बचाओ और उस आदमी को पीटो। बट अगर मान लो कोई बच्चा है तो उसकी ये ड्यूटी है बचाना, लेकिन वो बचा नहीं सकता ना, ठीक है, उसके पास उतनी पावर नहीं है कि वो बचा ले। तो ऐसे टाइम पर वो ड्यूटी को अपनी पूरी नहीं कर सकता, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कि वो ड्यूटी वो पूरी करे, ठीक है, क्योंकि वो कर नहीं सकता। तो इस ड्यूटी को बेसिकली कंपलसरी नहीं किया गया है कि आप करो ही है। इसके बाद देखो पांचवा जो ड्यूटी रहता है वो ये रहता है टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी क्या बेसिकली कि आपको भेदभाव नहीं करना है, भाईचारे के सारे धर्म, अलग अलग धर्म बोलने वाले हो, चाहे अलग जात के लोग हो, चाहे अलग भाषा बोलने वाले लोग हो, सबके साथ भाईचारे के साथ रहना आपको। यानी किसी के साथ भी आपको भेदभाव नहीं करना है, सीधी बात में ये है कि सबके साथ प्यार से रहना आपको। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि अगर आप मान लो किसी के साथ रह रहे हो और वो कोई छोटी जात का, कोई दूसरे धर्म का है, तो आप उसके साथ प्यार से रहो, उसके साथ भाईचारे के साथ रहो, ठीक है, मतलब उसके साथ भेदभाव ना करो, यही सिंपल बात है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है। उसके बाद देखो छठवीं जो ड्यूटी बनती है वो ये रहती है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यानी अपना जो संस्कृति अपनी जो है, जैसे आप लड़कियों को, जैसे लड़की लोग की संस्कृति है, कल्चर है कि लड़के लोग साड़ी पहनते हैं, ठीक है, तो आपको ये साड़ी का जो कल्चर इसे बचा कर रखना है, हमारे कल्चर को बचाना है। अब काफ़ी सारी लड़कियां रहती हैं नहीं पहनती है, ठीक है, तो नहीं उनको पसंद है, वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अपनाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे वेस्टर्न के देखोगे, अमेरिका रशिया वाले देखोगे, तो रशिया में तो देखोगे तो काफ़ी से रामायण जो है, हमारे रामायण जो है वहाँ पर उसके नाटक चलते रहते हैं। तो वहाँ पर रशिया या फिर कह सकते हो बाकी के जो देश है वेस्टर्न में, वहाँ पर लोग इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन हमारे इंडियन कल्चर वाले धीरे धीरे मतलब देखोगे तो लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं और इंडियन कल्चर को ही छोड़ दे रहे। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इंडिया के जो कल्चर है, हमारे जो कल्चर है, इसको बचा के रखो, इसे प्रिजर्व करके रखो, ठीक है, मतलब ये आपकी ड्यूटी बनती है। अब करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी पनिशेबल नहीं है। उसके बाद देखो सातवीं जो ड्यूटी होती है वो ये रहती है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर। मतलब क्या बेसिकली कि मतलब ये है कि अपने आसपास में उनका ध्यान रखना है, और ये पनिशेबल है, ठीक है। पनिशेबल क्यों है? जैसा मान लो आप जाते हो जंगल में पेड़ तोड़ने के लिए, चंदरिया तोड़ रहे हो, जानवरों को मार रहे हो, शिकार कर रहे हो, हिरन को मार रहे हो, तो ऐसे टाइम पर आपको जेल होगी और आपको पनिश किया जाएगा, ठीक है। जैसे सलमान खान ही थे, उनको हिरन का शिकार कर रहे थे, कैसे उनका जेल में मतलब अभी केस चल रहा था जेल में, तो बेसिकली वो क्यों जेल में गए थे? क्योंकि उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है कि मतलब उनको वाइल्ड लाइफ का मतलब ध्यान रखना था, तो उसको फॉलो नहीं किया, उन्होंने जाकर शिकार कर रहे थे, मजा मार रहे थे, जिसकी वजह से उनको सजा हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप ऐसा करते हो, यानी आप अगर आप वाइल्ड लाइफ का ध्यान नहीं रखते हो, या फिर फॉरेस्ट ट्रीज जो है पेड़ पौधे उनका ध्यान नहीं रखते हो, इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखते हो, तो आपको पनिश किया जाएगा। तो ये पनिशेबल बेसिकली ड्यूटी है कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा। अब इसी के अंदर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि देखो इसके अंदर ये भी, अब जैसे अगर मान लो आपके आसपास में कुत्ते बिल्ली रहते हैं, ठीक है, अब अगर मान लो कोई बच्चा है और वो किसी कुत्ते को पत्थर से मार रहा है, ठीक है, तो अगर वो बच्चा अगर पत्थर से मारता है, तो ऐसे टाइम पर अगर आप जाते हो और उसके खिलाफ केस कर देते हो उस बच्चे, या फिर कोई भी आदमी है मान लो 18 से ऊपर है और उस बच्चे को कुत्ते को मार रहा है पत्थर से, और आप केस कर देते हो, तो उस आदमी को 2 साल की जेल तक हो सकती है, ठीक है। अगर वो कुत्ते को मार रहा है, ठीक है, पीट रहा है, कुत्ते को मार रहा है, तो उसको 2 साल की जेल हो जाएगी। और अगर मान लो वही चीज़ वो बड़े जानवर के साथ कर रहा है, यानी मान लो कोई हाथी है या फिर कोई बड़ा जैसे गाय हो गया, तो बड़े जानवर के साथ अगर मान लो वो आदमी जो है कुछ मतलब उसको पीट रहा है, मार रहा है, बेल्ट से मार रहा है या फिर कुछ और कर रहा है, उसको चोट पहुंचा रहा है, तो ऐसे टाइम पर उसे 5 साल की जेल हो जाएगी, ठीक है। मतलब देखोगे तो
अगर आप किसी भी जानवर को परेशान करते हो, यानी कोई छोटा जानवर है और उसको अगर आप पीट रहे हो, मार रहे हो, तो आपको 2 साल की जेल हो जाएगी, और बड़ा जानवर है और उसको मार रहे हो तो आपको 5 साल की जेल हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब देखोगे तो यहाँ पर आपको ये ड्यूटी बनती है कि आपको जो वाइल्ड लाइफ है, जो जानवर है या फिर पेड़ पौधे जो, उनका ध्यान रखना। आपको चंदन वंदन नहीं काटना है, पेड़ पौधे नहीं काटने, वैसे ही प्रदूषण इतना बढ़ चुका है तो इसलिए पेड़ पौधे नहीं काटने हैं। जो काटेगा उसको मतलब में डाल दिया जाएगा। उसके बाद देखो 8वां जो ड्यूटी होती है, क्योंकि देखो ये 7वां जो है पनिशेबल है, आपको पनिश किया जाएगा अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो। उसके बाद 8वां होता है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि अपने दिमाग को एक बेसिकली ये जो रहता है ना अंधविश्वास वाला, उससे हटाओ और साइंटिफिक दिमाग बनाओ और हर चीज़ में लॉजिक ढूंढो और अपने आप को हर बार इंप्रूव करते जाओ। या उसके बाद देखो 9वीं जो बेसिकली हमारी ड्यूटी होती है, और देखो ये जो बेसिकली ड्यूटी है ये पनिशेबल है, यानी आपको सजा मिलेगी अगर आप इस ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हो। और ये है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एंड्योर वायलेंसेस। यानी क्या कि अगर मान लो आप किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को कुछ भी खराब करते हैं, देखते हो नहीं कई बार दंगे फसाद होते हैं, लोग रोड जाम कर देते हैं, गाड़ियाँ फोड़ते हैं, बाटलियाँ फोड़ते हैं, मतलब दूसरे घर पे जाकर शीशे तोड़ने लग जाते हैं, पत्थर फेंकने लग जाते हैं, तो पुलिस इन लोगों को पकड़ के भी लेके जाती है। ठीक है, क्यों लेके जाती है? बेसिकली इसी केस के ऊपर कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी जो है, जो लोगों की प्रॉपर्टी, अब गाड़ियाँ फोड़े, मान लो पब्लिक बस है उसको जला रहे हो, तोड़ रहे हो, तो ऐसे टाइम पर आपको जेल होगी और आप सजा काटोगे। ठीक है, तो पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने की वजह से आपको सजा हो सकती है, इसलिए आपको इसे बचा कर रखना। कोई गार्डन है, अब गार्डन के अंदर झूले लगे, आप तोड़ रहे हो तो आपको जेल हो सकती है। ठीक है, मतलब वो क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, गार्डन के अंदर बेंच लगा है, आप तोड़ के लेके चले गए, चुरा लिए, तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप पब्लिक प्रॉपर्टी को किसी भी तरह से कुछ हानि नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर सकते वहाँ पर। और करते हो उसको, अगर बचाते नहीं और उसके साथ कुछ करते हो छेड़छानी, तो आपको जेल हो जाएगी, यानी आपको पनिश किया जाएगा। तो ये 9वां जो है ये आपको पनिशेबल बेसिकली ड्यूटी है, अगर आप नहीं करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा, जेल में डाल देंगे। उसके बाद 10वां जो होता है ये पनिशेबल नहीं है, मतलब यहाँ पर आपको सजा नहीं मिलेगी अगर आप ये फॉलो नहीं भी करते हो ड्यूटी को। तो ये क्या है, तो स्ट्रिव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्ट्रीम ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कंस्टेंटली राइज टू हायर लेवल ऑफ एंड्योर एंड अचीवमेंट। बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को ग्रो करना है, और अगर मान लो आप जैसे मैं टीचिंग लेवल पर हूँ तो मुझे एक्सीलेंट तक पहुँचना है कि बेस्ट, वर्ल्ड का बेस्ट टीचर बन जाऊँ। मतलब बेसिकली यही है कि वर्ल्ड का बेस्ट टीचर आपको बन जाना है। जैसे कि देखो हमारा बेसिकली 8वां जो ड्यूटी है वो क्या कहता है कि आपको साइंटिफिक माइंड रखना है, आपको मतलब अपने दिमाग को डेवलप करना है। तो वैसे ये कहता है, मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर ही है कि वहाँ पर कहता है कि आपको साइंटिफिक दिमाग बनाना है, और यहाँ पर ये कहता है हमारा 10th ड्यूटी ये बनता है कि हम अपने आप को इतना एक्सीलेंट तक पहुँचा दे, इतना ग्रो कर दे अपने आप को कि दुनिया में हम सबसे आगे बढ़ जाए। और अगर हम आगे बढ़ जाएंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, वो पहले का जो मैंने बताया था वो सॉरी इधर का था, मैंने थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो 8वीं जो ड्यूटी थी, आधी जो मैंने आपको बताई थी कि मतलब हमें डेवलप होना है, तो वो ये 10वीं ड्यूटी की थी, मैं बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे बोल दिया। तो मतलब आपको डेवलप हो जाना है। ठीक है, एक्सीलेंस पहुँचना है आपको, मतलब मास्टर बन जाना है अपने फील्ड का। तो ये 10वीं ड्यूटी है, बट अगर आप फॉलो करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें कोई पनिशेबल नहीं है, आप ड्यूटी नहीं बनती, क्योंकि हर एक आदमी मास्टर नहीं बन पाता है। उसके बाद देखो 11वीं और लास्ट जो फंडामेंटल ड्यूटीज होती है, बेसिकली ये जो ड्यूटी है ये भी पनिशेबल है, यानी आपको सजा मिलेगी। ठीक है, टोटल 4 ड्यूटीज होती है पनिशेबल, पहली, 7वीं, 9वीं और 11वीं। ठीक है, 7वीं, 9वीं, 11वीं और पहली जो ड्यूटीज़ है हमारी, ये 4 ड्यूटीज़ जो है ये पनिशेबल यानी सजा मिलेगी अगर आप इन ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं करते हो। तो 11वीं ड्यूटी क्या है, तो ये है द पेरेंट्स और गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस मे बी टू द वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। मतलब क्या कि 6 से 14 साल के जो उम्र के बच्चे होते हैं उनको उनके घर वाले जो है, मतलब मान लो अगर मम्मी पापा नहीं है जो भी उनको पढ़ा रहे हैं, मान लो घर पे दादा दादी या फिर भाई बहन है और मम्मी पापा नहीं है, ठीक है, ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, एक्सपायर मतलब कुछ भी हो गया, या फिर कोई भी घर में है फैमिली मेम्बर है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई बच्चा है 6 साल की उम्र हो चुकी है या फिर 14 साल की उम्र है, तो उस उम्र तक उस बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए और एजुकेशन देनी चाहिए, मतलब पढ़ाना लिखाना चाहिए। अगर घर वाले ऐसा नहीं करते, यानी मान लो आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते लिखाते हो, ठीक है, मतलब कोई घर वाले मान लो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, तो ऐसे टाइम पर उन घर वालों को पनिश किया जाएगा, जेल में डाला जाएगा। ठीक है, अब कई सारे घर वाले होंगे जो ये बोलेंगे कि देखो हमारे पास पैसे नहीं, हम बहुत ज़्यादा गरीब है, हमारे पास बच्चे को पढ़ाने के पैसे नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने फिर सोचा चलो ये भी बात तो सही है, काफ़ी सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ही गरीब है, स्लम में रहते हैं, तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने सोचा एक काम करते हैं, फ्री एजुकेशन कर देते और तब नहीं भेजेंगे तब जेल में डालेंगे। ठीक है, कि अभी भी नहीं भेज रहा है फिर जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो फिर लोगों ने कुछ शिकायत की कि बेसिकली देखो हमारे पास हमारा गाँव बहुत ज़्यादा दूर है, आपका स्कूल बहुत दूर पड़ता है, बच्चे आ नहीं पाते, तो फिर लोग गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे, जैसे बिहार में ही लोगों को साइकिल दे दी जाती है, लड़कियों को साइकिल दे देते हैं कि मतलब बच्चे जो है वो
मतलब साइकिल से आएंगे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है, तो कि मतलब कोई भी आदमी अपनी ये ड्यूटी जो है वो तोड़े ना। और जो भी ये ड्यूटी को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, कोई पेरेंट है मान लो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, वो तो नहीं पढ़ाएगा, तो ऐसे टाइम पर उसको जेल होगी और बेसिकली उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है जो हर एक इंडियन सिटीजन्स को फॉलो करनी होती है। बट इसमें से जो ज़्यादातर मतलब बेसिकली देखोगे तो 7 जो ड्यूटीज़ है वो पनिशेबल नहीं है, यानी आप चाहो फॉलो करो या ना करो, लेकिन जो 4 ड्यूटीज़ है वो पनिशेबल है, यानी आपको करनी ही होगी वो बेसिकली वो ड्यूटीज़ को, और अगर आप नहीं करते तो आपको पनिश किया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें से देखो 1-2 तो आप करते ही होंगे, मतलब जैसे कि आप फ्लैग की है, कई सारे बच्चे होंगे या फिर कई सारे लोग होंगे जो फ्लैग की हो सकते हैं कई बार मतलब उसकी बेइज्जती किए हो सकता है, मान लो कि नीचे गिरा हुआ और उसके ऊपर ये लात रख के चले जाते हैं, उसको उठा के रखते नहीं है। तो ऐसे टाइम पर अगर मान लो कोई पुलिस वाला या फिर कोई आपके ऊपर केस कर देता है कि ये देखो ये झंडे की मतलब रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वीडियो बना देता है और कोर्ट में लेकर चला जाता है, तो आपको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए मतलब रिस्पेक्ट करनी चाहिए हमें। अब देखो यहाँ पर हमारा जी ये बेसिकली 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो खत्म हो जाती है, मतलब इंडिया के जो सिटीजन्स है इनके जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है कि इनको ये काम करने होते हैं ड्यूटीज है, तो यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक है। अब बेसिकली ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनके बारे में जान लेते हैं। मतलब क्या कि आखिर इनके क्यों डाला गया था, आखिर क्या बात है इसके अंदर, इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर कि इसको डाला गया था आर्टिकल्स के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो बेसिकली इसका जो इंपॉर्टेंस है वो है इनकैलकुलेट, लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। जैसे आप फ्लैग की इज्जत करेंगे, कहीं पे गिरा रहेगा तो लोग उठा कर रख देंगे, जानवर के ऊपर पत्थर नहीं मारेंगे, लोग जानवर को पीटेंगे नहीं, मालूम पड़ा जेल में लेके चले गए, तो लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। देखो जब तक किसी चीज़ का नियम कानून नहीं रहता लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते, ठीक है। स्कूल में ही अगर मान लो नियम कानून नहीं रहेगा कि घर पे जो कपड़ा पहन के आना है पहन के आओ, कोई रोकेगा नहीं, तो लोग कुछ भी पहन के आएंगे, फटे फुटे जो पहनना है चड्डी पे आ जाएंगे, कोई भी मतलब ड्रेस व्रेस में आ जाएंगे। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो नियम कानून बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्कूल में नियम कानून रहते हैं कि आपको फॉर्मल यूनिफॉर्म में ही आना है ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रह सके। तो डिसिप्लिन पहली बात तो आ जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वजह से। उसके बाद होता है सेवर्स एज गाइडलाइन, यानी लोगों को समझ आ जाता है, मतलब गाइडलाइन एक तरह से प्रोवाइड कर देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ बता देती है, मतलब आपको समाज के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या बनती है। तो ये हमारा बेसिकली ये गाइडलाइन एक प्रोवाइड कर देती है। उसके बाद होता है एक्ट एज अ बैलेंस बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज़, यानी क्या कि बेसिकली देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें ये बताती है, देखो जैसे फंडामेंटल राइट्स है वो हमें क्या बताती है कि आपके पास क्या क्या हक है, यानी आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आपके पास एक्सप्रेशन करने का हक है। अगर आपको मान लो कोई फ्रीडम छीन रहा है, ठीक है, आपको मान लो कोई घर के अंदर बंद करके चला जाता है और आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, ठीक है, मान लो कोई लड़की है उसको उसके घर वाले घर के अंदर बंद कर दिए, तो उसके पास वो हक है, फ्रीडम है, उसके राइट छीने जा रहे, तो वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं कि भाई कहो मेरे घर वाले मेरे को बंद कर देते हैं। तो बेसिकली आपके राइट्स आपका अगर पता है, आप अपने राइट्स का अगर मजा ले रहे हो तो आपको अपने ड्यूटीज़ भी पूरी करनी होगी, यानी अगर आप हक ले रहे हो कि भाई ये मेरा हक है तो आपको अपनी ड्यूटीज़ भी देनी होगी कि ये मेरी ड्यूटीज़ है जो मुझे करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करना होगा। तो ये बैलेंस के जैसा काम करता है कि जो मतलब जैसे कि अब लोगों को ड्यूटीज़ अपने राइट्स तो मिले रहे, साथ में ड्यूटीज़ भी अपनी पूरी कर रहे हो उन लोग। उसके बाद डेवलप्स नेशनल स्पिरिट, यानी क्या देखो इसके अंदर काफ़ी सारे ड्यूटीज़ है ना कि मतलब लोगों को भाईचारे की तरह रहना है, समाज के अंदर एक तरीके से आपके नेशनल फ्लैग की इज्जत करनी है, आपको इंटीग्रिटी वाली बातें करनी है कि मतलब कोई भी यूनिटी की बातें रहनी चाहिए, देश को तोड़ने वाली बातें ना रहे। अगर कल को मान लो बॉर्डर पे कुछ हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है, तो आपको अपने देश को बचाने के लिए कुछ एक्ट भी करना है। तो इससे सारी चीज़ों से क्या होता है कि आप नेशनल स्पिरिट आपके अंदर जाग जाती है कि अपने देश के लिए आप कुछ करने के लिए एक स्पिरिट जाग जाती है। हाँ भाई मेरे को देश के लिए मतलब मेरा देश यही है, ठीक है, मेरा भारत देश, मेरा प्यारा भारत देश, मतलब इस तरह स्पिरिट एक जा जाती है कि हाँ भाई मेरा देश है ये अच्छा वाला, सबसे पाकिस्तान के जैसा नहीं है, मेरा ज़्यादा अच्छा देश है, ये आपको अंदर से फीलिंग आने लगती है, ठीक है। उसके बाद देखो पांचवा जो बेसिकली इसका फ़ायदा रहता है, मतलब इंपॉर्टेंस है, वो है डेवलप रिस्पेक्ट फॉर फ्रीडम फाइटर्स। यानी क्या कि देखो अब जैसे हमारा सेकेंड ही ड्यूटी क्या है कि वो क्या कहता है, देखो सेकेंड ड्यूटी कहता है हमारा कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने स्ट्रगल करके हमें आज़ादी दिलाई थी, तो उनकी बातों को हमें याद रखना है कि उन्होंने किस तरह से हमें आज़ादी दिलाई थी, उनके जितने भी मतलब बेसिकली उनके जितने भी बलिदान थे उन चीज़ों को हमें याद रखना है, ठीक है, और उनके बातों को याद रखना है, उनके जितने भी सिद्धांत थे, आइडियल्स थे, उन चीज़ों को हमें याद रखना है। तो एक तरह से देखोगे तो हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं उन फ्रीडम फाइटर्स की, तो ये डेवलप भी करने में मदद करता है फ्रीडम फाइटर्स जो रहते हैं हमारे, उनके रिस्पेक्ट करने में। उसके बाद होता है पीस एंड सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज के अंदर पीस शांति बनी रहती है जब ऐसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना देते हैं कि आपका ये काम है और अगर आप पूरे नहीं करते तो आपको जेल में डाल देंगे, ठीक है।
उसके बाद देखो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझ आ जाता है, लेकिन जब इसे प्रस्तावना किया गया था, मतलब कमेटी के अंदर बैठाया गया था कि देखो अब हम लोग ये काम करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी डाल देते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उस टाइम पर काफ़ी सारे क्रिटिकिज्म भी किए गए थे, नहीं नहीं इसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो मेनली 3 क्रिटिकिज्म, मतलब क्रिटिकिज्म का मतलब होता है कि मतलब रहता है ना एक प्रॉब्लम दिखाना कि नहीं हमको ये जम नहीं रहा है, ठीक है। तो 3 मेन क्रिटिकिज्म किए गए थे, ठीक है। सबसे पहला था कैन नॉट टू बी एनफोर्सड, यानी क्या कि देखो इसके अंदर जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। ये मतलब क्या, अब जैसे कि मतलब कि आपको साइंटिफिक माइंड रखना है या फिर आपके जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी बातों को याद रखना है, तो आप ये ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ड्यूटीज़ को, ठीक है। आप इसको बेसिकली एनफोर्स नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एनफोर्सड। तो ये पहली बात प्रॉब्लम थी कि देखो एक ऐसी ड्यूटी है कोई करेगा ही नहीं, फिर तो अब बोलोगे तुम कि देखो इधर पान मत थूकना है, ठीक है, और लोग उधर ही आया के पान थूक रहे, तो फिर ड्यूटी बना के क्या फ़ायदा, लोग तो इसको फॉलो ही नहीं करेंगे। तो पहली बात तो ये क्रिटिसिज्म हुआ था। उसके बाद देखो दूसरी जो बेसिकली इसके अंदर क्रिटिसिज्म की गई थी वो ये थी कि देखो ये जो बेसिकली ड्यूटीज़ है ये दिखाते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है काफ़ी ज़्यादा ही मतलब हमारे जनता के ऊपर दबाव डाल रही है, क्योंकि देखो इसके अंदर कुछ ऐसी भी ड्यूटीज़ है जो कंपलसरी की गई है कि मतलब अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको पनिश किया जाएगा, जेल में डाल देंगे। जैसे अगर मान लो कोई आदमी है वो नेशनल एंथम की इज्जत नहीं कर रहा है, ठीक है, वो पार्लियामेंट की इज्जत नहीं कर रहा है, उसको जाकर वहीं पे थूक दे रहा है पार्लियामेंट के ऊपर ही, तो ऐसे टाइम पर उसको जेल में डाल देंगे। तो एक तरीके से देखोगे तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट जो है, अगर मान लो गवर्नमेंट ने बोला है इधर मतलब पान मत थूकना और गवर्नमेंट उधर ही थूक दिया, तो उसको पकड़ के लेकर जेल में डाले, पीटने लग गए, तो एक तरह से दिखाएगा कि मतलब क्या दिख रहा है कि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बन जा रहे हो, मतलब कोई सामने वाला ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से पहली बात तो ये दूसरी प्रॉब्लम दिखाई गई कि देखो काफ़ी सारा आपने ऐसी भी ड्यूटीज़ बनाई है जिसको आपने ज़बरदस्ती किया है कि अगर आप ये नहीं करते हो तो आपको हम जेल में डाल देंगे, पनिश करेंगे, बहुत ज़्यादा पीटेंगे, ठीक है। तो ये दूसरी क्रिटिसिज्म थी कि गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा ही मतलब स्ट्रिक्ट बन जाएगा। उसके बाद देखो तीसरी जो क्रिटिसिज्म थी वो ये थी कि डुप्लीकेशन ऑफ सम लॉ एंड एक्ट्स, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे पुराने जो हमारे पास पहले से ही हमने आर्टिकल्स या फिर लॉस और एक्ट बनाए गए थे उसी को आप वापस से रिपीट कर रहे हो इसके अंदर। यानी क्या, देखो जैसे कि हमारा एक्ट बनाया गया है जिसके अंदर हम बेसिकली मतलब जानवर का प्रोटेक्शन के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमने पहले से ही बना के रखा है, ठीक है। तो फिर भी वापस आपने क्यों से रिपीट कर दिया ड्यूटीज़ के अंदर, जब पहले से ही एक्ट बनाया है तो क्यों ड्यूटीज़ को वापस से रिपीट कर रहे हो आप लोग ड्यूटी बनाकर, ठीक है। तो बेसिकली ये क्रिटिसिज्म था कि पहले से लॉ एक्ट बनाए गए हैं तो खाली पकड़ के काय को मेहनत करके ये ड्यूटीज़ के अंदर उसको भी डाल रहे हो, ऊपर से उसको इन्फोर्स भी कर रहे हो कि नहीं आपको करना ही है ज़बरदस्ती भी। तो मतलब क्या कि बेसिकली आपने काफ़ी सारे ऐसे लॉस और एक्ट को दिया कि पहले से जो थे उन्हीं को वापस से चिपका दिया ड्यूटीज़ के अंदर। तो ये कुछ क्रिटिकिज्म थे, बेसिकली 3 क्रिटिकिज्म थे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर किए गए थे, लेकिन बाद में फिर इनको चिपका दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जहाँ बेसिकली कहाँ चिपका गया है तो इसको चिपकाया गया पार्ट 4A के अंदर, यानी हमारा आर्टिकल 51 का ए जो है वहाँ पर हमने ये जो बेसिकली हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है उसको डाल दिया गया था। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या कहता है, बेसिकली ये कहता है कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है हमारे कंट्री की तरफ, ठीक है। अब उनके जैसे काफ़ी सारे राइट्स है कि हमको ये मिलना चाहिए, वैसे उनको क्या क्या देना है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ है वो भी तो उन्हें पता रहनी चाहिए ना। तो सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। अब देखो बेसिकली यहाँ पे हमारा हाफ ऑफ दी जो चैप्टर है वो खत्म हो जा रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बचा हुआ जो हाफ चैप्टर है उसको भी खत्म कर देंगे, उसके बाद हमारा 5th चैप्टर जो है वो चालू हो जाएगा। सो मे बी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर जो अपलोड जाएगा उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब का टेंशन नहीं, यहाँ पर प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।